हाय गाइस, लेट्स स्टार्ट द लेक्चर नाउ। पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था इंस्ट्रूमेंट थियोडोलाइट। ठीक है, अब उस थियोडोलाइट को यूज करते हुए हम लोग किस तरीके से लेवलिंग करेंगे उस चीज का हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। फिर उसका कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए कई सारे आगे के कॉन्सेप्ट्स हैं, फिर क्वेश्चंस हैं। सो मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ कि थियोडोलाइट का यूज करके आप रीडिंग्स कैसे लेते हो और कौन कौन सी टाइप की रीडिंग होती है। आपको याद होगा, आपने पिछली क्लास में ये पढ़ा था कि थियोडोलाइट में टेलीस्कोप होती है और उसमें आईपीस और ऑब्जेक्टिव लेंस होते हैं एंड लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ आईपीस एंड सेंटर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इज नोन एज द लाइन ऑफ साइट। और उसी लाइन ऑफ साइट से आप रीडिंग लेते हो। अब एक चीज और आप याद करो कि आपने जब इंस्ट्रूमेंट थियोडोलाइट पढ़ा था तो उसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि जब हम लोग एल्टीट्यूड लेवल की बात करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं एल्टीट्यूड बबल ट्यूब, जो कि टेलीस्कोप के पास में होती है वर्टिकल सर्कल पे, अगर उसमें वो बबल सेंटर पे आ जाए तो लाइन ऑफ साइट हमारी परफेक्टली हॉरिजॉन्टल हो जाती है। आप इस चीज को ऐसे भी समझ सकते हैं कि टू मेक द लाइन ऑफ साइट एज परफेक्टली हॉरिजॉन्टल यू नीड टू सेट द बबल टू द सेंटर इन एल्टीट्यूड बबल ट्यूब। ठीक है, और हम लोग जो अभी लेवलिंग देखने जा रहे हैं इसमें हम लोग एंगल का मेजरमेंट नहीं करेंगे। आपने जो पिछली क्लास में पढ़ा उसमें आपने ये देखा कि हमारे पास थियोडोलाइट है और हम लोग हॉरिजॉन्टल एंगल हॉरिजॉन्टल सर्कल के थ्रू मेजरमेंट करते हैं और वर्टिकल एंगल का मेजरमेंट वर्टिकल सर्कल के थ्रू करते हैं। ये चीज आपने पढ़ रखा है। लेकिन अब हम लोग करने जा रहे हैं लेवलिंग, जिसमें हम लोग लाइन ऑफ साइट का यूज करते हैं और लाइन ऑफ साइट हम लोग पहले हॉरिजॉन्टल बनाएंगे बाय कीपिंग द बबल टू द सेंटर। वंस यू कीप द बबल in the altitude level at the center, then the line of sight will be considered perfectly horizontal। अब इसी चीज का हम लोग यूज करेंगे और रीडिंग लेंगे। अब है क्या, अब इसका कॉन्सेप्ट देखो। सबसे पहले ये समझो कि लेवलिंग स्टाफ होती है जिसपे आप रीडिंग लेते हो, वो मेजरमेंट डिवाइस होती है लेवलिंग स्टाफ, और मैंने थियोडोलाइट आपको समझा रखा है। तो आप ये समझो कि जैसे मान लो लेवलिंग स्टाफ की बात करो, सो यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस वन इज द डिवाइस कॉल्ड एज द लेवलिंग स्टाफ लाइक दिस। नाउ अब इस लेवलिंग स्टाफ को जब बनाया जाता है ना, तो इसमें 3 अलग अलग पार्ट्स बनते हैं, जैसे यहाँ पे हमने दिखा रखा है। ठीक है, 3 अलग अलग, ये अलग अलग कॉन्फ़िगरेशंस भी आते हैं। मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ। ठीक है, 3 अलग अलग जोड़ करके ये कुछ ऐसा लेवलिंग स्टाफ बनाया जाता है। तो आप देखो, एक के अंदर दूसरा, दूसरे के अंदर तीसरा इंसर्ट होता है, और इस तरीके से जब इंसर्ट करते हैं तो रखते समय इंसर्ट कर देते हैं, और जब इसे होल्ड करते हैं, यूज करते हैं, तो एक के अंदर से दूसरा बाहर निकाला, दूसरे के अंदर से तीसरा बाहर निकाला, तो वो सब मिला करके 4 मीटर की लेवलिंग स्टाफ बनती है। जो स्टैंडर्ड लेवलिंग स्टाफ होती है वो 4 मीटर की होती है। ठीक है, जिसपे मार्किंग ऐसा किया रहता है कि यहाँ पे 0 मार्क्ड है, फिर यहाँ पे कुछ ऐसा, ठीक है, फिर यहाँ पे कुछ ऐसा 1 मीटर मार्क्ड है, और इसी तरीके से फिर यहाँ पे 2 मीटर मार्क्ड है, फिर यहाँ पे 3 मीटर मार्क्ड है, एंड फिर 4 मीटर। तो लेवलिंग स्टाफ जो स्टैंडर्ड होती है उसका लेंथ आप याद रखो कि स्टैंडर्ड लेवलिंग स्टाफ की जो लेंथ होती है ना, ठीक है, यहां देख लो, जो स्टैंडर्ड लेंथ होती है वो होती है 4 मीटर। ठीक है, और इसकी लीस्ट काउंट, मतलब कम से कम कितना मेजरमेंट आप कर सकते हो, वो है 5 mm। मतलब कि लेवलिंग स्टाफ की लीस्ट काउंट अगर मैं बोलूं, सो दिस इज 5 mm। ठीक है, 5 mm की लिस्ट काउंट के टर्म्स में आप मेजरमेंट कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि स्टैंडर्ड लेवलिंग स्टाफ की लेंथ होती है 4 मीटर। लेकिन क्या है कि इसके अलावा भी कुछ कॉन्फ़िगरेशंस आते हैं लेवलिंग स्टाफ के, तो आप याद रख सकते हो कि मार्केट में अवेलेबल है 4 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर, और किसी किसी जगह पे 3 मीटर भी। तो बेसिकली आप याद रख सकते हो कि 3, 4, 5, 6 मीटर लेवलिंग स्टाफ्स आर अवेलेबल। लेकिन जो जनरलाइज है, जो जनरली यूज किया जाता है सर्वे पॉइंट ऑफ व्यू से, वो 4 मीटर की लेवलिंग स्टाफ है। हालांकि प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट वेरी भी करता है, बहुत सारे ऐसे भी प्रोजेक्ट हैं जहां पे 5 मीटर की लेवलिंग स्टाफ दिखाई दे देंगे। ठीक है, लेकिन आप एक स्टैंडर्ड याद रखिए। आपने भी जब कॉलेज में सर्वे किया होगा ना लेवलिंग, जब आपने थियोडोलाइट का यूज किया होगा, तो उसमें भी आपने 4 मीटर लेवलिंग स्टाफ यूज किया होगा कुछ इसी तरीके से। 2 तरह की मटेरियल से बनी होती है। कई बार आपको मिलेगा जो पहले आते थे वो वुड के आते थे, लकड़ी की बनी हुई होती थी, और उसके अंदर एक के अंदर दूसरा, दूसरे के अंदर, तो सब मिला के लेंथ 4 मीटर है ना, तो 4 मीटर को रखने में दिक्कत आती है। तो जहां पे सर्वे के सारे सामान को रखा जाता है, ठीक है, जो स्टोर होता है, उस स्टोर के जगह पे रखने में दिक्कत आती है, इसलिए इसको 3 शिफ्ट में बनाई जाती है। एक के अंदर दूसरा, दूसरे के अंदर तीसरा इंसर्ट होता है। वो आपको याद होगा, आप साइड पे ले गए होंगे इसे। ठीक है, तो एक तो पुरानी वाली आती थी वुड की, अभी इसमें एल्यूमिनियम की बनी हुई आती है। सो एल्यूमिनियम का इस तरीके से फ्रेमवर्क होता है, एक के अंदर दूसरा, दूसरे के अंदर तीसरा, इस तरीके से। ठीक है, सो कंक्लूजन ये है कि हमारे पास एक मेजरमेंट डिवाइस है जिसको बोलते हैं लेवलिंग स्टाफ। लेवलिंग स्टाफ की स्टैंडर्ड लेंथ 4 मीटर, हालांकि मार्केट में 3, 4, 5, 6 अवेलेबल है। लीस्ट काउंट हमने बताया आपको 5 mm। अब मेजरमेंट लेंगे कैसे थियोडोलाइट से, अब इस बात को समझो। मैंने आपको कल की क्लास में, जो पिछली क्लास थी, उसमें मैंने बताया थियोडोलाइट, और उस थियोडोलाइट में कुछ ऐसा है, ट्राइपॉड है,
ट्राइपॉड के ऊपर ये ट्राइपॉड का टॉप है, और फिर तो आपको याद होगा ना, वो अरेंजमेंट याद होगा आपको कि पहले ट्राइवेट आया, फिर लेवलिंग स्क्रू आया, फिर ट्राई बैच आया, फिर लोअर क्लैंप आया, अपर क्लैंप आया, टेंजेंशियल स्क्रू हो गया, फिर हमारी लोअर प्लेट जो मेन प्लेट है, फिर अपर प्लेट, फिर उस पर 2 वर्नियर विंडो, फिर ए फ्रेम, फिर वर्टिकल सर्कल, टेलीस्कोप, आईपीस, ऑब्जेक्टिव लेंस एंड अल्टीट्यूड बबल ट्यूब एंड प्लेट जो हॉरिजॉन्टल थी उस पे प्लेट बबल ट्यूब। ये पूरा हम ऑलरेडी आपको समझा चुके हैं, ठीक है। अब यहां से उसी चीज को यहां पे दिखा रहा हूं कि जैसे मान लो यहां पे लेवलिंग जो हम लोग करने जा रहे हैं ना, यहां पे समझने वाली चीज सिर्फ कुछ ही है, वो आपने पूरा थियोडोलाइट पढ़ रखा है, लेकिन अब यहाँ पे समझो ऐसे कि ये है ट्राइपॉड एंड ट्राइपॉड का टॉप है ये। अब यहाँ पे जब थियोडोलाइट सेट करोगे ना, मान लो पूरा हमने सेट कर दिया, और ये हमारी वर्टिकल सर्कल और ये हमारा टेलीस्कोप का कुछ ऐसा। सो आप देख सकते हो कि टेलीस्कोप का ये वाला पार्ट जो है इसको बोलेंगे हम लोग ऑब्जेक्टिव लेंस, और ये हो जाएगी आईपीस, ठीक है। अब आप जानते हो एक और भी चीज कि ये जो यहाँ पे आईपीस है ना, इस आईपीस पे एक चीज लगी होती है, उसको बोलते हैं हम लोग क्रॉस हेयर। क्रॉस हेयर को कई बार क्रॉस वायर भी लिखते हैं, इट इज क्रॉस हेयर। क्रॉस हेयर कैसे दिखाई देगी, तो उस चीज को पहले समझो आप कि देखोगे ना, अगर आप यहां से देखते हो, जैसे मान लो कि आप इस साइड से ऐसे देख रहे हो, तो जब आप देखोगे तो क्रॉस हेयर कैसे नजर आएंगे, राउंड शेप है आईपीस का लेंस, ठीक है, और उसके ऊपर एक वर्टिकल लाइन, दिस इज द वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन दिखा रहा हूं लेकिन इसका नाम है वर्टिकल हेयर, ठीक है, याद रहे। उसके अलावा एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ये है हॉरिजॉन्टल लाइन जो मैं दिखा रहा हूं, लेकिन इसका नाम है एक्सियल हेयर, तो आप लाइन याद रखिएगा। उसके अलावा आपने शायद ये नहीं देखा हो, आपने शायद ये वाला देखा हो, दिस। तो ये जो 2 हमने रेड कलर से मार्क किया ना, ऊपर और नीचे, इन दोनों का नाम है स्टेडिया हेयर, ये भी है स्टेडिया हेयर। जो ऊपर है उसका नाम है अपर स्टेडिया हेयर, जो नीचे है उसका नाम है लोअर स्टेडिया हेयर। तो रेड कलर जो मार्क किया वो है स्टेडिया हेयर, और स्टेडिया हेयर का यूज करके हम लोग स्टेडिया थियोडोलाइट बनाते हैं, और स्टेडिया थियोडोलाइट से किया गया सर्वे को हम लोग टैक्योमेट्री बोलते हैं। उस इंस्ट्रूमेंट का नाम होता है टैक्योमीटर। तो आप अगर इंडेक्स देखोगे ना, जो पहली क्लास में मैंने बताया था, उसमें एक चैप्टर भी है टैक्योमेट्री। तो टैक्योमेट्री में बेसिकली इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम लोग डिस्टेंस का मेजरमेंट सीखते हैं। मतलब कि अभी तक आप ये पढ़ रहे हो कि थियोडोलाइट एक ऐसी इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हॉरिजॉन्टल एंगल और वर्टिकल एंगल का मेजरमेंट करते हैं, लेकिन साथ साथ ये भी देखो कि आप लेवलिंग के लिए लाइन ऑफ साइट का भी यूज करते हो, और अगर आप हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजरमेंट करना चाहें तो आप स्टेडिया हेयर बना करके आप टैक्योमीटर बना सकते हो, और टैक्योमीटर से आप हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का मेजरमेंट भी कर सकते हो और साथ साथ लेवलिंग भी कर सकते हो। तो ये जो डिस्कशन है ना स्टेडिया वाली, ये एक अलग टॉपिक है जिसके लिए एक अलग से चैप्टर डिस्कशन होगा, उसका नाम है टैक्योमेट्री, जिसका डिस्कशन मैं बाद में करूंगा। ये मैंने इसलिए भी बता दिया क्योंकि आपने जो पढ़ा होगा ना, आपने इसमें ये अपर स्टेडिया एंड लोअर स्टेडिया पढ़ रखा होगा, ठीक है, ये वाला पार्ट। तो अभी इस चैप्टर में इस पर्टिकुलर अपर स्टेडिया लोअर स्टेडिया का जिक्र मैं नहीं करूंगा, जहां पे इसकी जरूरत है वहां पे करूंगा। तो अभी यहां पे आप ये समझो कि दिस थियोडोलाइट व्हिच वी आर गोइंग टू यूज इज नॉट अ टैक्योमीटर, इट इज नॉट स्टेडिया, दिस वन इज द नॉर्मल थियोडोलाइट। ये एक नॉर्मल थियोडोलाइट है। तो नॉर्मल थियोडोलाइट है तो उसके अंदर एक क्रॉस हेयर है जो आपने देखा। इस क्रॉस हेयर में एक वर्टिकल लाइन है जिसको हम लोग वर्टिकल हेयर कह रहे हैं, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन है जिसको एक्सियल हेयर कह रहे हैं। अब इसका मैं नाम भी लिख देता हूं, दिस वन इज, ये जो देख रहे हो, दिस वन is axial hair, ठीक है, and this one is vertical hair। मैंने आपको बोला है नोट्स बनाते जाना है, ये सब चीजें बाद में आप याद नहीं रख पाओगे अगर नहीं बनाओगे तो, ठीक है। नोट्स प्रॉपर्ली बनाइए, लिखते चले जाइए, समझते चले जाइए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो मैंने आपको दिखाया, आपको ये क्या नजर आएगा कि आप ये आपको मालूम है कि अभी अभी हमने बताया कि दिस पार्ट इज व्हाट, ऑब्जेक्टिव लेंस, एंड दिस पार्ट इज व्हाट, आईपीस। आईपीस पे है क्रॉस हेयर, और नॉर्मल थियोडोलाइट का क्रॉस हेयर में एक वर्टिकल एक एक्सियल हेयर है, और अगर ये स्टेडिया होती तो अपर स्टेडिया लोअर स्टेडिया भी आती, जिसका जिक्र बाद में करेंगे। अभी मान लीजिए कि नॉर्मल थियोडोलाइट है और नॉर्मल क्रॉस हेयर है। तो इस हिसाब से एक मैं लाइन ऑफ साइट आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से आपको लाइन ऑफ साइट दिखाई देगी। तो लाइन ऑफ साइट, ये यहां से लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ आईपीस एंड सेंटर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, दिस इज द लाइन हियर, कुछ ऐसा। तो अगर इस पे आप रीडिंग लेते हो तो स्टाफ रीडिंग का क्या मतलब है ये भी आप समझ लो। तो अब पहले तो ये समझ लो कि ये जो हमने ब्लू कलर से आपको दिखाया है, दिस वन इज बेसिकली द लाइन ऑफ साइट, शॉर्ट फॉर्म है लाइन ऑफ साइट, याद रखिएगा ये लाइन ऑफ साइट है। इसी का यूज करते हुए हम लोग हॉरिजॉन्टल, सो आप इसके बारे में एक चीज और लिख सकते हैं कि ये लाइन ऑफ साइट तो है, इट इज हॉरिजॉन्टल,
horizontal when bubble is at center, bubble is at center in कौन सा बबल ट्यूब, अल्टीट्यूड बबल ट्यूब, ठीक है, अल्टीट्यूड बबल ट्यूब में। तो आप यहां पे देखो कि जहां पे ये वर्टिकल सर्कल है, मैंने बताया था कि उस जगह पे एक बबल ट्यूब लगी होगी और उस बबल ट्यूब में अगर बबल सेंटर पे आ गए तो लाइन ऑफ साइट परफेक्टली हॉरिजॉन्टल हो जाएगी। तो आपके सामने ये लाइन ऑफ साइट है जो परफेक्टली हॉरिजॉन्टल हो चुकी है अभी, ठीक है, उसके कोरस्पॉन्डिंग बबल सेंटर पे है और ये हमने हॉरिजॉन्टल। तो हम लोग जब भी लेवलिंग करेंगे ना, जो हम लोग लेवलिंग अभी पढ़ने जा रहे हैं, इसमें आपको यही मान के चलना है कि बबल इज ऑलरेडी एट द सेंटर एंड यू हैव मेड द लाइन ऑफ साइट एज परफेक्टली हॉरिजॉन्टल। अब क्या है कि अब यहां से रीडिंग, ये है हमारी इंस्ट्रूमेंट। कई बार टर्म यूज करेगा, क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करोगे ना तो उसमें लिखेगा इंस्ट्रूमेंट इज केप्ट एट अ पर्टिकुलर स्टेशन, बस इंस्ट्रूमेंट लिखेगा, ये नहीं लिखेगा थियोडोलाइट। समझ लेना है कि इंस्ट्रूमेंट का मतलब लेवलिंग में थियोडोलाइट को ही कहा जा रहा है, हालांकि इंस्ट्रूमेंट तो ये भी है, लेवलिंग स्टाफ भी, लेकिन जब भी बोलेंगे ना कि इंस्ट्रूमेंट इज केप्ट हियर तो आप उसका मतलब समझिएगा थियोडोलाइट, ठीक है। सो दिस वन इज बेसिकली इंस्ट्रूमेंट, थियोडोलाइट की पोजीशन है। और अब यहां से सपोज द इंस्ट्रूमेंट इज सेटिंग यू एट दिस पर्टिकुलर पोजीशन एंड द लाइन ऑफ साइट यू हैव मेड हॉरिजॉन्टल बाय कीपिंग द बबल एट द सेंटर, एंड देन व्हेन यू विल सी फ्रॉम हियर यू विल सी व्हाट दिस पर्टिकुलर लाइन, यहां देखो आपको दिखाई दे देगा, आपको क्या नजर आएगा वो मैं आपको दिखाता हूं। ये इस लाइन के कोरस्पॉन्डिंग यू हैव दिस पर्टिकुलर हेयर व्हिच इज नोन एज द एक्सियल हेयर एंड देन यू विल सी वन वर्टिकल। अब ये ना इनको दिखाई देगा, जो ऑब्जर्वर यहां से देख रहा होगा ना, ऐसे जैसे मैं मान लो कि मी एज ऑब्जर्वर मैं एनालाइज कर रहा हूं तो मैं ऐसे देख रहा हूं, तो मुझे दिखाई दे रहा होगा कि सामने एक लेवलिंग स्टाफ है और मेरी क्रॉस हेयर की हॉरिजॉन्टल वाली लाइन जिसको हमने एक्सियल हेयर बोला, वो कहीं ना कहीं स्टाफ को इंटरसेक्ट कर रही है ऐसे, और वो आपको इस तरीके से नजर आ रही है। साथ साथ एक वर्टिकल लाइन भी आपको नजर आएगी व्हिच इज समथिंग लाइक दिस, और ये क्रॉस हेयर इस तरीके से ही, दिस इज द क्रॉस हेयर यू विल सी लाइक दिस। सो यू कैन सी कि वो ऑब्जर्वर जो यहां से देखेगा ना, उसको एक एक्सियल हेयर से ये वाली लाइन दिखाई दे रही है, एक्सियल हेयर लाइन, जो लाइन ऑफ साइट है वो एक्सियल हेयर बन जाती है यहाँ पे, और एक वर्टिकल। अब दोनों का यूज समझो क्या है, मैंने आपको इन दोनों का नाम बताया था कि ये है एक्सियल हेयर। एक्सियल हेयर इज यूज्ड फॉर रीडिंग एट स्टाफ, स्टाफ रीडिंग बोलते हैं ना हम लोग कि स्टाफ रीडिंग लिया, तो स्टाफ रीडिंग जो भी ली जाती है ना वो हमेशा एक्सियल हेयर से ली जाती है। पहला यूज आपको समझ में आया। दूसरा, वर्टिकल हेयर का क्या यूज है कि अगर स्टाफ, मान लो कि एक सर्वेयर है जो स्टाफ को होल्ड कर रहा है कहीं पे, अगर मैं यहाँ पे स्टाफ को होल्ड करूं और ये स्टाफ मैंने मान लो परफेक्टली वर्टिकल होल्ड नहीं किया है, मैं थोड़ा सा इंक्लाइंड करके होल्ड कर रहा हूं मान लो, तो अगर मैंने स्टाफ को इंक्लाइंड करके होल्ड किया हुआ है, इफ द स्टाफ इज इंक्लाइंड, तो ये वर्टिकल हेयर और स्टाफ एक ही लाइन ऑफ एक्शन पे नहीं होंगे। इसका मतलब कि आपने गड़बड़ तरीके से होल्ड कर रखा है, and that will cause the error in your measurement, and that is why it is here there is a rule that whenever you will keep the leveling staff to the ground, you will always keep it as a perfectly vertical. You know that whenever you want to make anything as perfect vertical, then we have a best instrument available, we call it as a plumb bob. तो वो सर्वेयर जो लेवलिंग स्टाफ को होल्ड करेगा ना, एक प्लम बॉब को यूज करके परफेक्टली होल्ड कर रहा होगा इस तरीके से, ठीक है। तो अब प्रोसीजर समझिए, दो सर्वेयर की कहानी है यहाँ पे। अब एक सर्वेयर है जो थियोडोलाइट सेट करता है, टेम्पररी एडजस्टमेंट करेगा, तो उसने क्या किया, पहले सेंटरिंग किया, फिर उसने लेवलिंग किया, ठीक है, फिर उसने पैरेलक्स रिमूवल किया, 3 स्टेप्स किया, और उसके बाद आपके सामने लाइन ऑफ साइट अवेलेबल है। और ये इस वाले स्टेशन पे एक दूसरा सर्वेयर है जो लेवलिंग स्टाफ होल्ड करके स्टैंड करता है, जो लेवलिंग स्टाफ होल्ड करेगा, ठीक है, वो पहला सर्वेयर अपने क्रॉस हेयर के थ्रू देखेगा रीडिंग कितनी हुई, और दूसरा चेक करेगा कि स्टाफ परफेक्टली वर्टिकल है या नहीं, ये दोनों चीजें चेक कर लेता है। अब मैंने आपको अभी तक प्रोसीजर समझाया, अब मैं बताता हूं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टाफ रीडिंग। मीनिंग क्या होती है स्टाफ रीडिंग की। अब ये बात समझने के लिए इस स्टाफ को पहले ध्यान से देखो और बताओ, मैंने आपको बताया था व्हाट इज द स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ द लेवलिंग स्टाफ, तो आप बोलोगे 4 मीटर, 4 मीटर की है। साथ में ये बताओ कि उस पर रीडिंग्स लिखी हुई है 1 2 3 4 करके सब लिखी हुई है, लेकिन वो जो रीडिंग लिखी जा रही है वो स्टार्टिंग कहां से हुई है, हमारी 0 पॉइंट जो हमारी रेफरेंस है वो कहां है, तो आप बोलोगे बॉटम पे। देखो यहाँ पे 0 1 2 3 एंड 4, तो हमारे रेफरेंस बॉटम पे है। और यहीं पे आपको समझ में आएगा कि बेसिकली हम लोग जो लिखते हैं ना कि स्टाफ रीडिंग, वो स्टाफ रीडिंग क्या होती है वो अब आप यहाँ पे देखो और समझो।
एक्सियल हेयर इसको जहां पे इंटरसेक्ट करे, ठीक है, एक्सियल हेयर इसको जहां पे इंटरसेक्ट करे वो रीडिंग ही हमारी स्टाफ रीडिंग है। ये वाली हाइट बॉटम से यहां तक की हाइट इज बेसिकली द स्टाफ रीडिंग, इसको बोलते हैं हम लोग स्टाफ रीडिंग। ठीक है, तो जैसे मान लो कि सर्वेयर है, यहां से उसने क्रॉसहेयर के थ्रू यहां से रीडिंग लिया और रीडिंग यहां पे जो भी इंटरसेक्ट कर रही है, मान लो 1.5 है, 1.5 पे ये इंटरसेक्ट की, तो इसका मतलब 1.5 क्या शो कर रहा है? इट इज बेसिकली द हाइट फ्रॉम द जीरो पॉइंट ऑफ लेवलिंग स्टाफ टू द लाइन ऑफ साइट। अब एक पॉइंट को अपने दिमाग में बिठा लो कि लेवलिंग स्टाफ पे जो रीडिंग ली जाती है उसका सिग्निफिकेंस सिर्फ इतना ही होता है। जैसे मान लो कि आपने बोला कि मैंने थियोडोलाइट का यूज किया और मैंने लेवलिंग स्टाफ पे रीडिंग लिया हुआ 2.5 मीटर, तो वो 2.5 क्या शो करता है? इट इज बेसिकली द हाइट ऑफ लाइन ऑफ साइट विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड पॉइंट। ग्राउंड से लाइन ऑफ साइट की हाइट है ये। कहीं पे भी स्टाफ रीडिंग यही शो करता है। अगर मैं बोलूं कि कहीं पे स्टाफ रीडिंग है 3.5, तो इसका मतलब यही है, ठीक है, कि बॉटम जहां पे भी लेवलिंग स्टाफ रखी जा रही है वहां से 3.5 मीटर ऊपर है हमारी लाइन ऑफ साइट, यही इसका मतलब होता है। तो स्टाफ रीडिंग ध्यान रखिएगा कि जीरो पॉइंट, जिसको रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं, जिसको इंडेक्स पॉइंट बोलते हैं, द जीरो पॉइंट ऑफ लेवलिंग स्टाफ शुड ऑलवेज बी टचिंग टू द ग्राउंड। Whenever you keep the leveling staff to the ground, the zero point of the leveling staff must be touching to the ground, जैसे यहां पे है। और इसके बाद जो आपने होल्ड किया है, ठीक है, वर्टिकल करके, तो बॉटम से लेकर के लाइन ऑफ साइट तक की जो हाइट है इसको हम लोग स्टाफ रीडिंग कहते हैं। ठीक है, अब आई होप कि आपको यह समझ में आ गया होगा स्टाफ रीडिंग का मतलब क्या है। तो आप पहले इस चीज को अपने नोट्स में बना लो और इसको लिख लो जिस तरीके से हमने लिख रखा है। पॉज करके लिख लीजिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो, अब यहां से ना आप समझिए रीडिंग्स सब मिलाकर के 3 टाइप के होते हैं। सर्वे में जो आप लेवलिंग सर्वे करते हो ना, उसमें 3 टाइप्स की रीडिंग डिफाइन की गई है मेजरमेंट पॉइंट व्यू से। यही काम हम लोग करने जा रहे हैं, हमेशा यही काम करेंगे। एक जगह पे इंस्ट्रूमेंट रखेंगे, एक किसी जगह पे स्टाफ रखेंगे और वहां से हम लोग रीडिंग ले लेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मेजरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से रीडिंग को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। वी कॉल इट एज अ बैक साइड रीडिंग, इंटरमीडिएट साइड रीडिंग एंड फोर साइड रीडिंग। ठीक है, ये 3 टाइप की रीडिंग्स होती है। अब इन तीनों रीडिंग्स को मैं एक्सप्रेस करता हूं कि एग्जैक्टली क्या है, लेकिन आप यहीं पे एक चीज और समझ लीजिए, रीडिंग किसी भी टाइप का हो, आप यही तरीका अपनाएंगे हमेशा कि इंस्ट्रूमेंट रखेंगे, बबल को सेंटर करें, मतलब प्रोसीजर पे जाओ तो पूरा कुछ ऐसा होगा, सेंटरिंग करोगे, लेवलिंग करोगे, पैरेलैक्स रिमूवल करोगे और फिर टेलीस्कोप को हॉरिजॉन्टल करोगे, बबल को सेंटर पे रख करके, फिर लेवलिंग स्टाफ स्टैंड करोगे किसी जगह पे और वहां से आप एक्सेल हेयर के थ्रू आप रीडिंग ले लोगे कितनी है। और रीडिंग हमेशा बॉटम से लेकर के लाइन ऑफ साइट तक की हाइट होती है। ठीक है, इसी को बोलते हैं स्टाफ रीडिंग। अब यही काम करने जा रहे हैं, लेकिन मेजरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये 3 टाइप के हैं। अब ये 3 टाइप क्या है उसको समझाता हूं। आपको मैंने कल की क्लास में एक चीज बताया था, पिछली क्लास में, पिछली या फिर लास्ट टू लास्ट क्लास में, कि जब भी हम लोग सर्वे स्टार्ट करेंगे ना, हमेशा बेंचमार्क से स्टार्ट करते हैं सर्वे को। सर्वे कभी भी स्टार्ट करने के लिए हमें एक्चुअली जरूरत नहीं है एमएसएल की। एमएसएल तो एक कॉन्सेप्ट है, हमें ग्राउंड पे बेंचमार्क की जरूरत पड़ती है। कहीं पे भी बेंचमार्क मालूम हो वहां से सर्वे स्टार्ट करेंगे। तो मैं आपको दिखाता हूं, ये है ग्राउंड, सपोज दिस वन इज द ग्राउंड वी हैव। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से ग्राउंड है, देख रहा कैमरा में सब आ रहा है। ठीक है, सुनाओ, जैसे मान लो इस तरीके से कोई ग्राउंड हमने दिखाया आपको और यहाँ पे कोई एक स्टेशन है जो कि हमारी बेंचमार्क है, ये हमने दिखाया आपको, दिस वन इज द बेंचमार्क। तो पहले आपको याद होगा कि बेंचमार्क का मतलब क्या था। मैंने आपको डेफिनेशन भी बता रखा है। बेंचमार्क इज बेसिकली कैन एनी पॉइंट व्हिच हैज नोन आरएल। तो इसका मतलब हुआ कि इस वाले पॉइंट का आरएल आपको मालूम है, सो आई कैन राइट आरएल ऑफ बेंचमार्क गिवन है। एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अब एक एग्जांपल दिखा रहा हूं कि मान लीजिए कि इस पर्टिकुलर बेंचमार्क का आरएल है 250 मीटर, 250 मीटर। ठीक है, तो मैं जब भी सर्वे स्टार्ट करूंगा, मैंने आपको बोला था कि एमएसएल ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती हमें सर्वे स्टार्ट करने के लिए।
हमें बेंचमार्क की जरूरत पड़ती है। तो हम लोग सर्वे स्टार्ट करने के लिए ये हमारा बेंचमार्क है जो अवेलेबल है, 250 मीटर की आरएल है इसकी। और यहां से मैं शुरुआत करूं तो कुछ इस तरीके से शुरुआत कर रहा हूं कि सबसे पहले मैं एक लेवलिंग स्टाफ होल्ड करूंगा बेंचमार्क पे। दिस वन इज द लेवलिंग स्टाफ आई एम होल्डिंग। So now, first of all, before starting the survey, can you tell me, since we have kept the leveling staff at the position, we call it as a benchmark, can you tell me where should be the 0 point of the leveling staff in this particular 4 meter leveling staff? कहां पे? तो आप बोलोगे बॉटम पे। अभी मैंने टेक्निक बताया था आपको, लेवलिंग स्टाफ जब भी होल्ड करोगे उसकी 0 पॉइंट हमेशा बॉटम पे रखनी है। तो 0 पॉइंट यहां रखा और उस तरीके से आपने होल्ड कर लिया है, ठीक है। सो 0 पॉइंट आपने बॉटम पे रखा और इसको वर्टिकली होल्ड किया और अब पॉइंट आया है इंस्ट्रूमेंट रखने का। इंस्ट्रूमेंट कहने का मतलब थियोडोलाइट। तो मैं थियोडोलाइट को अब कहीं पे सेट करता हूं, लेकिन रूल ये होता है कि जब भी आप इंस्ट्रूमेंट को रखोगे तो वो हमेशा बेंचमार्क के आसपास ही रखना पड़ता है। अब आप टेक्निक देखो कि सर्वे का डायरेक्शन हमारा कुछ ऐसा है, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कहीं पे थियोडोलाइट सेट करेंगे। तो ये हमने एक थियोडोलाइट सेट किया। This one is the position of the theodolite and this one is the telescope। अब ना ये नोटेशन याद रखना कि ऐसे दिखा रहा हूं मैं थियोडोलाइट को, समझ लेना कहीं पे अगर ऐसे दिखा रहा हूं तो समझ लीजिएगा थियोडोलाइट है जो ट्राइपॉड के ऊपर रखी है। ट्राइपॉड से आपको समझ में आओ कि इस हाइट पे, और ये जो दिखा रहा हूं टेलीस्कोप दिखा रहा हूं। तो ये नोटेशन याद रखना कि थियोडोलाइट को दिखाने के लिए है, ठीक है। जहां जहां ये दिखाऊंगा उसका मतलब थियोडोलाइट समझिएगा। अब देखो, we have kept the theodolite at any position and after कीपिंग द इंस्ट्रूमेंट एट एनी लोकेशन, जैसे मान लो किसी भी लोकेशन पे हमने इंस्ट्रूमेंट को रख लिया और उसके बाद क्या करोगे, तो आप इसका टेम्पररी एडजस्टमेंट करोगे। तो ये ना बार बार हमें बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, आप समझ लीजिएगा इस बात को कि इंस्ट्रूमेंट अगर रखा है ना तो टेम्पररी एडजस्टमेंट करना ही पड़ेगा आपको। इसका मतलब क्या क्या किया, सेंटरिंग किया, लेवलिंग किया, पैरेलैक्स रिमूवल किया और 2-3 चीज और। अब क्या करोगे, आप अल्टीट्यूड लेवल को सेंटर पे लाओगे तो आपकी लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल बन जाएगी। तो वो मैं आपको लाइन ऑफ साइट भी दिखाता हूं। ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट बन गई। सो दिस वन इज द हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट। सो आफ्टर कीपिंग द इंस्ट्रूमेंट एट एनी लोकेशन, द फर्स्ट रीडिंग विच यू टेक इज कॉल्ड एज द बैक साइड रीडिंग, ठीक है। तो पहली रीडिंग इंस्ट्रूमेंट को रखने के बाद, इंस्ट्रूमेंट को सेट करने के बाद, आफ्टर सेटिंग अप द इंस्ट्रूमेंट एट एनी लोकेशन, द वेरी फर्स्ट रीडिंग विच यू टेक इज नोन एज द बैक साइड रीडिंग, ठीक है। एंड जब बैक साइड रीडिंग ले रहोगे ना तो आप यहां से ऐसे टर्न करके ले रहे हो किसी लेवलिंग स्टाफ पे, तो आपको एक स्टाफ रीडिंग मिली होगी। मान लो कि ये रीडिंग है 2.8 मीटर। तो वो 2.8 क्या शो करता है, पहले ये सोचो, कहां से कहां। तो आप बोलोगे ये जो बेंचमार्क वाली स्टेशन है ना, वहां से इस लाइन ऑफ साइट की हाइट है। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं कि दिस वन इज बेसिकली फ्रॉम हियर टू हियर इट इज हाइट, दिस वन इज द H1, द बैक साइड रीडिंग इज H1। तो ये बैक साइड रीडिंग तो मैंने लिखा है, लेकिन बैक साइड का मतलब है कि बेंचमार्क वाली स्टेशन पे जहां पे भी लेवलिंग स्टाफ रखी गई है ना, वहां से लेकर के लाइन ऑफ साइट तक की हाइट को H1 बैक साइड कहा जा रहा है, ठीक है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, इसका मतलब थियोडोलाइट, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। और वहीं पे यहां पे बैक साइड BS लिख रहा हूं, तो इसका मतलब समझ लेना बैक साइड है, और यहां पे H1 लिया गया है बैक साइड। दिस वन इज द बैक साइड रीडिंग। सो द रीडिंग which is taken as a very first reading after setting the instrument at any location is known as the back side reading. Once you take the back side, now you will turn the telescope towards the forward direction in which you want to continue the survey. अब यहां पे आपने सर्वे कर लिया ना, इस वाला पॉइंट का रेफरेंस पे आपने रीडिंग ले लिया। तो पहली रीडिंग हमेशा बेंचमार्क पे होती है और उसके बाद टर्न करोगे, और टर्न करने के बाद आपके पास पूरी स्टेशन है, कई सारे, आप किसी भी जगह पे सर्वे करके उस जगह का रीडिंग निकाल सकते हो, आपकी मर्जी है। अब यहां पे ना देखो, इंस्ट्रूमेंट को सेट करने के बाद एक ही हमारी बैक साइड होती है, लेकिन जब टर्न करोगे तो ये हमारा सर्वे का डायरेक्शन है और आपकी मर्जी है कितने सारे रीडिंग्स आप लेते हो, आपकी मर्जी है कितनी रीडिंग्स लेते हो। अब यहीं पे मैं दिखाता हूं कि रीडिंग्स क्या क्या हो सकती है। रीडिंग नंबर 1 हियर एट स्टेशन A, देन रीडिंग नंबर 2 एट स्टेशन B, देन रीडिंग नंबर 3 एट स्टेशन C, देन रीडिंग नंबर 4 एट स्टेशन D। बट अब यहीं पे मैं पूछूं कि सब अलग अलग है, जैसे ये बैक से रीडिंग आई ना, उसी तरीके से A पे भी एक रीडिंग आ गई, B पे भी एक रीडिंग आ गई, C पे भी एक रीडिंग आ गई और D पे भी एक रीडिंग आ गई। और मान लो D पे ही सर्वे क्लोज कर दिया, अब हमें सर्वे आगे नहीं कर रहा हूं मैं। आप समझ लीजिए कि अब ये इंस्ट्रूमेंट्स है ना,
आगे दिखाई नहीं दे रहा, डी के बाद डी तक ही दिखाई दे रहा है, उसके बाद दिखाई नहीं दे रहा है। मैं अब डी तक ही इस यहां पे इंस्ट्रूमेंट रखने के बाद मैंने आखिरी रीडिंग लिया है डी। तो अब समझो, जिस तरीके से पहली रीडिंग को हमने क्या बोला था, बैक साइड, आखिरी रीडिंग को मैं बोलूंगा फोरसाइट रीडिंग। दिस इज फोरसाइट, ठीक है, फोरसाइट रीडिंग। और ये फोरसाइट रीडिंग जितनी भी आ जाएगी, दिस आई विल राइट, दिस वन इज द एच नॉट, एच नॉट इज द फोरसाइट रीडिंग। और वहीं पे अब देखो जो बची हुई, मतलब एक इंस्ट्रूमेंट को रखने के बाद पहली रीडिंग हमेशा बैक साइड, आखिरी रीडिंग हमेशा फोरसाइट, और उन दोनों के बीच में जितनी सारी रीडिंग होगी, जैसे यहां पे 3 रीडिंग्स आपको दिखाई दे रही है, सो आई विल राइट हियर H2, दिस वन इज H3, दिस वन इज H4। तो वो H3, H4, H2 क्या शो कर रहा है, वो ये वाला हाइट है H2, वो ये वाली हाइट हो जाएगी H3, और ये वाली हाइट हो जाएगी H4, ठीक है। तो आप वहीं पे देख लो, आफ्टर सेटिंग द इंस्ट्रूमेंट एट एनी लोकेशन, द वेरी फर्स्ट रीडिंग टेकन is called as the back side, and the last reading is called as the foresight, and all other readings called as the intermediate side। इन दोनों के बीच में जो भी ली जाएगी ना, वो intermediate side। तो इसका जो शॉर्ट फॉर्म लिखा है, उसका फुल फॉर्म लिख दे रहा हूं BS। मैंने पूरे चैप्टर में यही यूज करूंगा, BS लिखूंगा, FS लिखूंगा, IS, तो समझ लेना है कि इसका क्या सिग्निफिकेंस है, ठीक है। सो दिस IS इज इंटरमीडिएट साइड, जो कि यहां पे क्या है, H2 है, H3 है, H4 है, ठीक है। और वहीं पे एक लास्ट रीडिंग है FS, दैट इज फोरसाइट, और ये है फोरसाइट, दिस इज H0, ठीक है। तो आप देखो, कहीं पे भी इंस्ट्रूमेंट को सेट करने के बाद, जैसे यहां पे इंस्ट्रूमेंट सेट किया, तो इंस्ट्रूमेंट को सेट करने के बाद एक पहली रीडिंग बैक साइड, आखिरी रीडिंग फोरसाइट, और बीच में जितनी सारी रीडिंग्स होती है वो सबकी सब इंटरमीडिएट साइड, ठीक है। आई होप कोई आपको ये समझ में आ गया होगा, लेकिन डेफिनेशन अभी नहीं लिखेंगे, क्योंकि अब एक और चीज आपको समझाता हूं। इसके अलावा कुछ और भी पॉइंट्स हैं जो मैं आगे बढ़ाता हूं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, मान लो कि ये है इंस्ट्रूमेंट पोजीशन, दैट इज I1, द पोजीशन इज बेसिकली I1, इट इज इंस्ट्रूमेंट पोजीशन 1। I have an intention to continue the survey from this location to a long route। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, मान लो यहां से आगरा तक का एक नया रोड बनाना चाहता हूं। एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम समझो आप, यहां से आगरा तक जाने के लिए एक मैं नया रोड बनाना चाहता हूं। तो मैंने यहां से सर्वे स्टार्ट किया, आगरा तक मैं कंटिन्यू करूंगा रोड बनाते हुए, लेकिन मुझे रोड बनाने से पहले सर्वे करना है, मुझे लेवलिंग प्रोफाइल चाहिए कि ग्राउंड का प्रोफाइल कैसा है, अप्स एंड डाउन्स कैसा है, हर एक लोकेशन पे मुझे चाहिए। तो अगर मैं ये करना चाहूं तो मैं दिल्ली से स्टार्ट कर रहा हूं, ये मैंने दिल्ली में इस पर्टिकुलर मेडिजी के सेंटर से मैं सर्वे स्टार्ट कर रहा हूं। मैंने ये वाला इंस्ट्रूमेंट मेडिजी सेंटर पे रखा, तो क्या यहां से आगरा दिखाई दे देगा मुझे? पॉसिबल है? नहीं। तो अब क्या करोगे कि जब मुझे विजन पूरा टारगेट पॉइंट तक कंप्लीट नहीं है विजन, और वैसे भी 200-300 मीटर तक ही दिखाई देगी आपको थियोडोलाइट से, तो आप ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे कि इंस्ट्रूमेंट के पोजीशंस को शिफ्ट कर करके रीडिंग लेंगे। अब मैं यहीं पे टेक्निक को थोड़ा आगे बढ़ाता हूं। मैंने बैक साइड, फोर्थ साइड, इंटरमीडिएट साइड, थियोडोलाइट, ये सब समझा चुका हूं। अब मैं इसको कंटिन्यू करते हुए अगले कॉन्सेप्ट की तरफ आगे बढ़ता हूं कि अगर मान लो मुझे लॉन्ग रूट पे सर्वे करना है, तो इस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट पोजीशन से सब कुछ मुझे आगे दिखाई नहीं दे रहा है। तो मुझे दिखाई कहां तक दे रहा था कि मैंने बेंचमार्क से बैक साइड रीडिंग लिया, फिर इंटरमीडिएट साइड 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, 4 लिया, जो कि आखिरी हमारी फोरसाइट आ गई, और इसके बाद अगली जो रीडिंग आएगी वो हमें दिखाई नहीं दे रही है। तो जब भी कभी ऐसा सिचुएशन आ जाए ना कि इंस्ट्रूमेंट से ज्यादा दूर तक दिखाई ना दे, तो जहां तक दिखाई देती है वहां तक रीडिंग लेते हैं। जैसे यहां पे देखो, डी तक दिखाई दिया तो हमने डी तक रीडिंग ले लिया। अब डी के बाद दिखाई नहीं दे रही है, तो अब इंस्ट्रूमेंट के लोकेशन को चेंज करेंगे यहां से। अब इंस्ट्रूमेंट लोकेशन को कैसे चेंज करूंगा? तो मैंने क्या किया, समझना, सर्वे करते समय ग्राउंड पे मैंने बेंचमार्क पे बैक साइड रीडिंग लिया, फिर ए पे रीडिंग लिया, बी पे रीडिंग लिया, सी पे रीडिंग लिया, डी पे रीडिंग लिया, और इसके बाद नहीं दिख रही है तो इंस्ट्रूमेंट को डी के बाद रखूंगा। लेकिन रखने से पहले मैं आपको एक चीज याद दिलाता हूं। आपको याद है जब पहली क्लास में मैंने आपको बताया था कि सर्वे का मीनिंग क्या है, सर्वे किस तरीके से करते हैं, तो उसमें मैंने एक चीज बताया था कि पहले हम लोग ग्राउंड पे सर्वे करते हैं। सर्वे करने के बाद जो भी डेटा हमने रिटेन किया, सर्वे कर लिया आपने,
और सर्वे करने के बाद जो भी डेटा आपने ग्राउंड पे रिटेन किया है उन सभी डेटा को यूज करते हुए उन सभी डेटा को आप सबसे पहले लिखते हो एक मेजरमेंट बुक के अंदर, जिसका नाम होता है फील्ड बुक। चेन सर्वे में देखा था आपने। जो लेवलिंग में आप लिखते हो ना, उसका नाम होता है लेवल बुक। तो मैं एक चीज और लिखता हूं यहीं पे, जिस चीज में आप एक मेजरमेंट बुक यूज करते हैं लेवल में, उसको बोलते हैं लेवल बुक। सो हियर यू कैन मार्क अ नोट ऑल्सो, measurement book used in leveling work is called a level book। ठीक है, तो आप देखो लेवलिंग वर्क में जो हम लोग मेजरमेंट बुक यूज करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग लेवल बुक। तो आपने इंस्ट्रूमेंट को यहां सेट किया और उस तरीके से आपने पूरा रीडिंग्स लेते चले गए और जो भी रीडिंग्स लिया उसको लेवल बुक में लिखते हैं। ये लेवल बुक का यूज बहुत आएगा इस चैप्टर में, इसलिए आपको ये नाम याद रखना है ये लेवल बुक, और कैसे बनती है क्या है ये भी आगे दिखाऊंगा। मैंने आपको ये चैलेंज दिया था अभी कि बहुत दूर तक सर्वे करना है, तो यहाँ डी के बाद दिखाई नहीं दे रही हमें, तो हम लोग क्या करेंगे, इंस्ट्रूमेंट का लोकेशन को शिफ्ट कर देंगे। तो अब देखो इंस्ट्रूमेंट का लोकेशन को शिफ्ट करता हूं। मैंने क्या किया, इस इंस्ट्रूमेंट को रीडिंग हो चुकी है और हमने लिख भी लिया है अपने इस लेवल बुक के अंदर। जब ये लेवल बुक के अंदर लिख लिया तो इंस्ट्रूमेंट को हटाया यहां से, और हटा करके अब यहां जो आगे का ग्राउंड है इस पे मैं सर्वे करूंगा, और मैंने वहां से हटा करके कहीं यहां पे रख दिया। सो नाउ द इंस्ट्रूमेंट इज हियर। आप देख लो इंस्ट्रूमेंट कहीं यहां है, अब दिस इज द इंस्ट्रूमेंट हियर। यहां पे इंस्ट्रूमेंट रखा, और इंस्ट्रूमेंट रखने के बाद अब मैं यहां से सर्वे स्टार्ट करूंगा। सो आर यू एबल टू सी द इंस्ट्रूमेंट पोजीशन 2 वी हैव, दिस इज I2। सो दिस इज, जैसे यहां पे इंस्ट्रूमेंट का पोजीशन 1 है और आपने बैक साइड और इंटरमीडिएट फोरसाइट लिया, जब हमें डी के बाद दिखाई नहीं दे रही है, ठीक है, या फिर मान लो हमारी सर्वे ही खत्म हो रही है, ठीक है, तो हम लोग फोरसाइट लेके छोड़ देंगे। और अगर मान लो कि हमें कंटिन्यू करना है तो मैं डी के बाद इसी इंस्ट्रूमेंट को उठा करके यहां रख दूंगा। तो मैंने अब इंस्ट्रूमेंट को यहां पे रखा है। तो पहले आप सोचो, वंस यू फिक्स द इंस्ट्रूमेंट एट पोजीशन I2, व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स व्हिच यू शुड फॉलो? टेम्पररी एडजस्टमेंट, परमानेंट नहीं, परमानेंट लॉन्ग यूज के बाद, वैसे टेम्पररी। तो हमने टेम्पररी एडजस्टमेंट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, सेंटरिंग करेंगे, लेवलिंग करेंगे, पैरेलैक्स रिमूवल करेंगे एंड सो ऑन। ठीक है, सो ये हमारी रीडिंग आ जाएगी H0। इसको हटा दे रहा हूं इधर से। ठीक है, ये हमारी रीडिंग H0 आ चुकी थी। अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया, इसका सेंटरिंग करके ये पोजीशन डिफाइन किया, फिर इसका लेवलिंग किया प्लेट बबल से, ठीक है, लेवलिंग स्क्रू के थ्रू, और उसके बाद इसका पैरेलैक्स रिमूवल कर लिया। जब इतना हो जाए तो अब इसके टेलीस्कोप को यहां पे हॉरिजॉन्टल करेंगे और बबल को अल्टीट्यूड बबल ट्यूब में बबल को सेंटर पे लाएंगे, तो आपको फिर से एक लाइन ऑफ साइट मिली, और उस लाइन ऑफ साइट को देखो कुछ इस तरीके से नजर आएगी। दिस यू कैन सी। आफ्टर सेटिंग द इंस्ट्रूमेंट एट दिस लोकेशन, द फर्स्ट रीडिंग विच यू आर टेकिंग is not to the benchmark, is to the last station at which you have already taken the foresight। तो D स्टेशन जहां पे आपने पिछली वाली इंस्ट्रूमेंट से यहां पे फोरसाइट लिया हुआ था, उसी स्टेशन पे रखे गए लेवलिंग स्टाफ पे अगले इंस्ट्रूमेंट से आप बैक साइड रीडिंग लोगे, एंड दिस वन इज बैक साइड। इसकी वैल्यू कुछ और आ जाएगी। तो मान लेते हैं दिस रीडिंग इज H5 भी हैव, तो ये हमारी बैक साइड है, लेकिन अगले इंस्ट्रूमेंट से है। ठीक है, फिर अब यहां पे एक चीज सोचो, अब यहां से मैं आगे कंटिन्यू करूंगा, तो मैं फिर से यहां पे एक स्टाफ रखा, दिस वन, ये स्टेशन E है, फिर ये स्टेशन F है, फिर ये स्टेशन G है। ठीक है, और यहाँ पे रीडिंग्स कुछ ऐसे आ जाएगी कि ये हमारी हो जाएगी इंटरमीडिएट साइट, ये भी हो जाएगी इंटरमीडिएट साइट, अलग अलग वैल्यू की है, इंटरमीडिएट साइट एट E, इंटरमीडिएट साइट एट F, और ये हमारी हो जाएगी फोरसाइट, जितनी भी रीडिंग आ रही हो। तो आप देखो कि आप अगर टेक्निक समझोगे तो आपको यहाँ पे ये समझ में आना चाहिए कि सर्वे करते समय एक्चुअली सिचुएशन ऐसा आता है कि इंस्ट्रूमेंट है, उससे आपने बैक साइड लिया, फिर इंटरमीडिएट फोरसाइट। Now, since the vision is not clear, we are going to shift the instrument to the next position,
and after setting the instrument you have again taken the reading, but this time again the reading taken just after the setting of the instrument is backside reading, but इस बार जो बैकसाइड ले रहे हो वो उस वाले बेंचमार्क पे नहीं है, इस बार उस स्टेशन पे है जहां पे आपने फोरसाइट लिया हुआ है पिछले स्टेशन से। जो मैं कहना चाहता हूं, अब इस बात को समझाने के लिए मैं आपको बोलूंगा डी पे कॉन्सेंट्रेट करो जरा, लुक एट दिस, कैमरा जरा इस पे करो, लुक एट दिस स्टेशन डी एंड सी। अगर मैं बोलूं कि डी स्टेशन पे पिछले वाले इंस्ट्रूमेंट से आपने फोरसाइट लिया हुआ जो H0 है, अगले वाले इंस्ट्रूमेंट से आपने बैकसाइट लिया हुआ है जो H5 है, तो ये जो डी स्टेशन है ना, डी स्टेशन को हम लोग एक नाम देते हैं, उसको बोलते हैं चेंज पॉइंट। आप समझिए, चेंज पॉइंट का मतलब सिर्फ इतना ही होता है, चेंज पॉइंट हैज ओनली द सिग्निफिकेंस दैट इंस्ट्रूमेंट लोकेशन वी हैव चेंज्ड विथ रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट, मतलब आफ्टर दिस पॉइंट द इंस्ट्रूमेंट हैज बीन चेंज्ड, मतलब इंस्ट्रूमेंट जो पहले I1 पे थी अब I2 पे है, इसी पॉइंट के अबाउट चेंजिंग हुआ है। D से पहले I1 की रीडिंग हो रही थी, D के बाद I2 की रीडिंग हो रही है, तो वो पोजीशन, वो स्टेशन जहां पे जिसके अबाउट इंस्ट्रूमेंट का लोकेशन चेंज किया गया हो उसको हम लोग चेंज पॉइंट बोलते हैं। तो मैं इसको भी अब यहां पे आई कैन राइट दिस इज चेंज पॉइंट, और इसी चेंज पॉइंट को ना CP लिखते हैं शॉर्ट में, ठीक है, जो कि आपको लेवल बुक में अलग अलग जगहों पे दिखाई देगा, तो ध्यान रखना है। लेकिन अब चेंज पॉइंट से रिलेट करता हुआ कुछ और भी कॉन्सेप्ट है जो आपको समझ लेना चाहिए। सबसे पहले आप सोचिए और बताइए मुझे कि चेंज पॉइंट पे आफ्टर द चेंज पॉइंट द इंस्ट्रूमेंट लोकेशन हैज बीन चेंज्ड, लेकिन एक और पॉइंट, एट चेंज पॉइंट वी हैव केप्ट वन स्टाफ। कैन आई से इट इज द ओनली स्टाफ एट व्हिच टू डिफरेंट रीडिंग्स आर टेकन। आप शुरुआत से देखो जरा, कैमरा एक करके घुमाना है यहाँ पे, इस वाले यहां पे देखो बेंचमार्क पे, और बताओ कितनी रीडिंग्स है, एक रीडिंग। फिर अब यहां पे आ जाओ ए पे, बताओ कितनी रीडिंग्स है, आप बोलोगे एक रीडिंग, बी पे एक रीडिंग, सी पे एक रीडिंग, डी पे, तो आप बोलोगे एक रीडिंग तो है पिछले वाले इंस्ट्रूमेंट से, लेकिन एक और रीडिंग है जो अगली वाले इंस्ट्रूमेंट से बैक साइड। तो आप पहला कंक्लूजन तो ये समझ सकते हो कि चेंज पॉइंट इज द पॉइंट आफ्टर विच द इंस्ट्रूमेंट लोकेशन हैज बीन चेंज्ड, बट at the change point, if here we have one leveling staff and at this leveling staff two different readings are taken, first we have taken the foresight and then we have taken the backside। ध्यान रहे, change point पे पहले foresight ली जा रही है पिछली वाली इंस्ट्रूमेंट से, फिर बैकसाइड ली जा रही है अगली वाली इंस्ट्रूमेंट से, ठीक है, और उसके बाद फिर से हम लोग सर्वे कर रहे हैं, बैकसाइड फिर इंटरमीडिएट 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 एंड सो ऑन, ठीक है। तो इस तरह के सर्वे, अब जैसे यहां पे हुआ, अब यहां पे मान लो आगे नहीं दिखाई देता है, फिर यहां पे फिर से मैं चेंज करूंगा, तो ये हमने यहां पे इंस्ट्रूमेंट को चेंज किया, यहां रखा, एंड दिस टाइम यू हैव दिस पर्टिकुलर, ठीक है, फिर यहां से बैक साइड एंड सो ऑन, इस तरीके से। कंक्लूजन क्या है कि जब भी मैं इस तरीके से प्रोफाइल बनाऊंगा ना, सर्वे करूंगा, तो कई सारे बैक साइड एंड कई सारे फोर साइड लिए जाएंगे, ठीक है। अब ये जो आपने देखा कि बैक साइड फोर साइड लिया जा रहा है, साथ में आपने चेंज पॉइंट भी समझा, ठीक है, और आपने ये भी समझा कि चेंज पॉइंट ही वो स्टेशन है जिसपे दो रीडिंग्स ली जाती है, पिछली वाले इंस्ट्रूमेंट से फोर साइड और अगली वाले इंस्ट्रूमेंट से बैक साइड। तो सीक्वेंस ऑफ रीडिंग क्या है, फोर साइड एंड देन बैक साइड, किस पे, चेंज पॉइंट पे, ठीक है। अब इसको मैं अब यहाँ पे समराइज करूंगा, तो आप यहाँ पे इस पर्टिकुलर डायग्राम को बना लो, और उसके नीचे हम लोग फोर साइड बैक साइड सब लिखेंगे, लेकिन एक हेडिंग, इन सबको लिखने से पहले एक हेडिंग लिखिए अलग से, मैं लिखाऊंगा अभी आपको डेफिनेशंस, नीचे एक हेडिंग लिखिएगा, मेजरमेंट्स इन लेवलिंग वर्क। राइट डाउन मेजरमेंट्स इन लेवलिंग वर्क। मेजरमेंट इन लेवलिंग वर्क, ठीक है, और इसके सब मिला के 3 मेजरमेंट्स हैं, बैक साइड, फोर साइड, इंटरमीडिएट साइड हैं। तो डेफिनेशंस में लिखाऊंगा, लेकिन जो पहले बोर्ड पे लिखा है ना उसको आप कंप्लीट करो, डू इट नाउ। पहले इसको लिख लीजिए, फिर इधर भी लिख लीजिएगा।
ठीक है, चलो सबसे पहला स्टार्ट करेंगे बैक साइड रीडिंग। लिखिए इसमें बैक साइड रीडिंग, लिखो all first readings taken from instrument position, all first readings taken from instrument position are called backside reading. All first readings taken from instrument position are called backside reading. एक और पॉइंट लिखिए उसमें, it is always taken to the benchmark. It is always taken to the benchmark. जो आपने डेफिनेशन लिखा है, अगर आप सब में से किसी को ये डाउट आ रहा है कि ऑल फर्स्ट रीडिंग्स क्यों लिख रहे हैं, तो आपको मैं दिखाता हूं। ये सर्वे पूरा करने में इंस्ट्रूमेंट 1 रखा और यहां से एक बैक साइड, फिर आगे देखो, फिर यहां पे इंस्ट्रूमेंट 2 रखा और इस इंस्ट्रूमेंट 2 से एक और बैक साइड, फिर यहां से आगे देखो इंस्ट्रूमेंट 3 रखा, फिर यहां से एक और बैक साइड। तो ऑल फर्स्ट रीडिंग्स टेकन फ्रॉम द इंस्ट्रूमेंट पोजीशन आर कॉल्ड एज द बैक साइड रीडिंग। एक और पॉइंट आपने लिखा है कि इट इज ऑलवेज टेकन टू द बेंचमार्क। अब यहां पे आप में से कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई पहला ही लिया हुआ बेंचमार्क पे, तो ध्यान रहे कि जो फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट I1 है, यहां से रीडिंग तो हमने बेंचमार्क पे लिया ही है, ठीक है। आप देखो I1 इंस्ट्रूमेंट से जो पहली रीडिंग ली वो तो हमने बेंचमार्क पे लिया ही है, साथ साथ एक और चीज देखो कि जो इंस्ट्रूमेंट 2 है, यहां से रीडिंग किस पे लिया, तो आप बोलोगे चेंज पॉइंट पे लिया, बैक साइड। और ध्यान रहे कि जो हमारी चेंज पॉइंट वाली स्टेशन होती है ना, दिस इज कंसीडर्ड एज टेम्पररी बेंचमार्क, इट इज TBM। तो ये जो चेंज पॉइंट होती है उसको हम लोग TBM, दैट इज टेम्पररी बेंचमार्क, कंसीडर करते हैं। आपको शायद याद होगा पिछली क्लास में आपने पढ़ा था, जब बेंचमार्क पढ़ा था ना, उस समय आपने एक चीज पढ़ा था कि जो एक होती है परमानेंट, एक होती है टेम्पररी। परमानेंट वो होती है जो परमानेंट स्ट्रक्चर पे एस्टैब्लिश कर दी जाती है, टेम्पररी वो होती है जिसको आप टेम्पररी पॉइंट ऑफ व्यू से यूज करते हो। तो डी पॉइंट पे जो आपने सर्वे करके डिफाइन किया ना, अगले इंस्ट्रूमेंट के लिए डी ही हमारी बेंचमार्क की तरह एक्ट करती है, लेकिन इसे टेम्पररीली आप यूज कर रहे हो, इसलिए डी पॉइंट जिसको आपने चेंज पॉइंट कहा है, ये इट कैन बी कंसिडर्ड एज अ टेम्पररी बेंचमार्क। सो are you able to see that from instrument 2 that you are taking the backside reading to the temporary benchmark? ठीक है, तो इसीलिए आपने लिखा है कि backside reading is always taken to the benchmark, चाहे वो टेम्पररी हो परमानेंट, doesn't matter, it will be taken to the benchmark only। ठीक है, चलो नेक्स्ट लिखो, आगे है नेक्स्ट रीडिंग, फोरसाइट रीडिंग, FS फोरसाइट रीडिंग। फोरसाइट रीडिंग लिखिए इसमें, फोरसाइट में all last readings taken to the benchmark, all last reading taken from instrument position, all last readings taken from instrument position, all last readings taken from instrument position are called foresight reading. All last readings taken from instrument position are called as foresight reading। एक और पॉइंट लिख सकते हो foresight में, आखिरकार फोरसाइट लेने की जरूरत क्यों पड़ती है, तो आप बोलोगे दिखाई नहीं देती है, या तो विजिबिलिटी क्लियर नहीं है, या फिर सर्वे ही क्लोज हो गया है। तो एक और पॉइंट वहां पे लिखिए, आफ्टर फोरसाइट रीडिंग either instrument is shifted, after foresight reading either instrument is shifted or the work is closed, either instrument is shifted or the work is closed, either instrument is shifted or the work is closed। चलो नेक्स्ट है, तीसरा है IS, इंटरमीडिएट साइट। इंटरमीडिएट साइट राइट डाउन, लिखिए all other readings except backside and foresight, all other readings except backside and foresight, all other readings except backside and foresight are called intermediate sight reading। All other readings except backside and foresight
आर कॉल्ड इंटरमीडिएट साइट रीडिंग्स। आई होप कि आपको ये मेजरमेंट सारे क्लियर हो चुके होंगे। अब अगर आपको इसमें थोड़ी सी भी कंफ्यूजन है, वीडियो दोबारा देख लीजिए आप, ठीक है, क्योंकि पूरा चैप्टर इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है जो अभी आप डिस्कस किया। अब जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, एक और भी टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी को यूज करके पूरा चैप्टर आसान बन जाएगा आपके लिए, ठीक है। देखो, बहुत सारे बच्चों का ये अप्रोच होता है कि वो फार्मूला यूज करते हैं, बहुत सारे बच्चों का ये अप्रोच होता है कि फार्मूला यूज नहीं करते हैं, टेक्निक यूज करते हैं। लेकिन मैं आपको एक टेक्निक देता हूं अभी। लेवलिंग चैप्टर का वेटेज काफी अच्छा है सर्वे में, मतलब कि आप अगर किसी भी एग्जामिनेशन का पेपर उठा के देखोगे ना, तो आपको किसी और चैप्टर का दिखे ना दिखे, लेवलिंग का क्वेश्चंस दिख जाएंगे आपको, ठीक है। और लेवलिंग कई बार अगर आप फार्मूला से जाओगे तो टाइम टेकिंग हो सकता है, लेकिन आप अगर टेक्निक से जाओगे तो बहुत ही तुरंत बन जाएगा आपसे। यू कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ द क्वेश्चन इन वेरी लेस टाइम, ठीक है। तो वो टेक्निक समझना, और वो टेक्निक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि अभी मैं आपको एक्सप्रेस करने जा रहा हूं, ठीक है। वो स्टार्ट करेंगे उससे पहले एक चीज और लिख लेना, उसी के नीचे नोट करके, चेंज पॉइंट। राइट डाउन चेंज पॉइंट। चेंज पॉइंट लिखिए यहां पे, चेंज पॉइंट। और चेंज पॉइंट में लिखिए, चेंज पॉइंट इज एनी स्टेशन और ए पॉइंट। चेंज पॉइंट इज एनी स्टेशन और ए पॉइंट which has change point is any station or a point after which instrument location is changed. Change point is any station or a point after which instrument location is changed. Instrument की location ही बदल जाती है, ठीक है। After which instrument location is changed. एक और पॉइंट लिखो, at change point first foresight reading is taken and then backside reading is taken. At change point, first foresight reading is taken and then backside reading is taken. At change point, first foresight reading is taken and then backside reading is taken. तो आप, आई गेस आपको ये याद भी होगा, कई बार मैंने एक्सप्लेन किया इस चीज को। पिछली वाले इंस्ट्रूमेंट से फोरसाइट लिया पहले, फिर उसके बाद अगले वाले इंस्ट्रूमेंट से बैक साइड लिया, कहां पे, चेंज पॉइंट पे। तो आप अगर स्टेशन डी को देखोगे जो मैंने बताया था डायग्राम में, उस डी पे पहले आपने पिछली वाले इंस्ट्रूमेंट 1 से फोरसाइट लिया था एंड फिर अगले वाले से आपने बैक साइड लिया था। तो सीक्वेंस ये होता है, पहले फोरसाइट एंड फिर बैक साइड, कहां पे, चेंज पॉइंट पे। और वैसे किसी इंस्ट्रूमेंट के लिए सीक्वेंस देखोगे तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट के लिए खुद के लिए सीक्वेंस ये होता है कि पहले बैक साइड, इंटरमीडिएट एंड देन फोरसाइट। तो ये इंस्ट्रूमेंट का अलग सीक्वेंस है। चेंज पॉइंट पे कुछ और ही सीन है। चेंज पॉइंट पे पहले फोरसाइट आएगी और उसके बाद बैक साइड आएगी, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। एक और पॉइंट नीचे लिख लो, चेंज पॉइंट इज कंसीडर्ड एज अ टेम्पररी बेंचमार्क। चेंज पॉइंट इज कंसीडर्ड एज टेम्पररी बेंचमार्क, ठीक है। चलो अब इसे स्टॉप करते हैं यहीं पे। अब जो देखने जा रहा हूं ना, ठीक है, अब यहां पे जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, सिखाने जा रहा हूं, पढ़ाने जा रहा हूं, उसको बहुत ही ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये एरिया अभी कुछ देर का डिस्कशन है, इसमें आप ये सीख लोगे कि वर्कआउट कैसे करते हैं लेवलिंग में, ठीक है, क्या इसका टेक्निक है, डेटा देख करके कैसे आइडेंटिफाई करोगे और उसको तुरंत सॉल्व कैसे करेंगे। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, और इसके लिए सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये है जो आपको सीखने की जरूरत है, और वो है स्टाफ रीडिंग का क्या सिग्निफिकेंस है। आपको याद होगा कि कहीं पे भी अगर लेवलिंग स्टाफ रखो तो उसकी 0 पॉइंट हमेशा ग्राउंड को टचिंग होती है। तो 0 पॉइंट जो ग्राउंड को टचिंग है, वहां से ऊपर की तरफ आगे आगे बढ़ते जाओ, ठीक है, रीडिंग बढ़ते चली जाएगी। और यहीं से मैं स्टार्ट करता हूं सबसे पहले कि रीडिंग देख करके कैसे पहचानोगे। तो एक अब टेक्निक समझना, रीडिंग्स का क्या सिग्निफिकेंस है। ये कोई टॉपिक नहीं है, समझ लो, ये एक ट्रिक्स एंड लॉजिक है जो मैं अब आपको समझाने जा रहा हूं, बहुत ही प्रॉपर्ली समझिएगा। देखो, अपनी मर्जी से हमने एक ग्राउंड रखा है, ये हमने ग्राउंड दिखाया आपको कुछ ऐसा। आई होप कि इस ग्राउंड से आपको ये तो समझ में आ गया कि ग्राउंड पे कहां पे राइज है, कहां पे फॉल है, ठीक है। अब यहां पे मान लीजिए कि बेंचमार्क है, दिस वन इज बेंचमार्क, ठीक है। और यहां पे इंस्ट्रूमेंट रखा हमने, द इंस्ट्रूमेंट वी हैव केप्ट हियर। अब इंस्ट्रूमेंट कहने का मतलब तो आपको मालूम है, ऑलरेडी थियोडोलाइट की बात हो रही है। नाउ वी हैव वन इंस्ट्रूमेंट एट बेंचमार्क, then one staff at here, then one more staff here, and then we have one more staff which is here at this location, ठीक है। So मैं अब यहां से आगे बढ़ता हूं, इसको हटा देते हैं। आप देखो, this is station A, this is station B, and this one is station C,
ये टेक्निक है, आप ध्यान से समझिएगा। लाइन ऑफ साइट को हॉरिजॉन्टल किया हुआ है और उसकी वजह से आपके पास कुछ रीडिंग्स मिल गए, ठीक है। सो आई विल फर्स्ट राइट दिस वन इज बैक साइड, देन वी हैव दिस रीडिंग एज इंटरमीडिएट साइट A, this reading is intermediate site B and this reading is foresight we have. अगर इसका मैं हाइट देखूं तो यहां पे this I can write this one is back side reading as this. Now we have this reading as intermediate site at A. Now we have this as intermediate site at B. Now this is foresight. यही तो है ना। स्टाफ रीडिंग का मतलब क्या होता है? हाइट ही तो होती है बेसिकली। तो हाइट मैंने आपको दिखा दिया अभी कि वो कहां से कहां तक है। तो स्टाफ रखा ना आपने, आपको याद होगा स्टाफ का मतलब क्या होता है। लेवलिंग स्टाफ होती है, 4 मीटर की स्टैंडर्ड हाइट होती है। हालांकि अलग वाले कॉन्फ़िगरेशन वाले भी हो सकते हैं, लेकिन टेक्निक वही होगा रखने का कि 0 पॉइंट को हमेशा बॉटम पे रखते हैं। तो 0 पॉइंट यहां रखा, ऊपर की तरफ रखा, जितनी भी वैल्यू आई है इस वाले हाइट को बोलते हैं बैक साइड रीडिंग। यहां पे रखा है तो इस वाले हाइट को बोलते हैं इंटरमीडिएट साइड रीडिंग। यहां पे रखा तो ये हो जाएगी इंटरमीडिएट साइड बी और ये हो जाएगी हमारी फोर्थ साइड। अब आप ना यहीं पे सोचो पहले और मुझे बताओ कि अगर यहां पे रीडिंग है, ठीक है, तो रीडिंग अब ना यहां से मैं आगे चलता हूं और एक वैल्यू के टर्म्स में अब मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूं। ये तो मैंने आपको समझाया कि हाइट है। अब आपको ये सोचना है ना कि कहां पे रीडिंग कम होगी, कहां पे रीडिंग ज्यादा होगी, ठीक है। तो एक वैल्यू के टर्म्स में लेके चलता हूं। तो अब मैं आपसे पूछता हूं, ये रीडिंग समझा दिया ना टेक्निक ऑलरेडी, तो इसको मैं अभी हटा देता हूं और न्यूमेरिकल वैल्यू देता हूं मैं आपको। आप बस सोचना, आपको ये सोचना है कम या ज्यादा। यू जस्ट नीड टू थिंक वेदर द रीडिंग विल बी मोर और लेस, ठीक है। सिर्फ यही सोचना है आपको कि मोर है या लेस। अब इसीलिए टेक्निक समझ चुके हो, यहां से न्यूमेरिकल वैल्यू देता हूं। Suppose the backside reading is taken as this particular backside reading as 1.2 meter we have. 1.2 meter we have. So you know, if the backside reading taken from this particular instrument position is to 1.2 meter, then the significance is that this particular line of sight has a height from benchmark as 1.2. This is the height we have. So height of line of sight with respect to benchmark is 1.2. Think about the next reading is going to be the intermediate sight at A. Whether this reading will be more or less. ये सोचो, ये वाली रीडिंग जो A पर होगी वो ज्यादा होगी या कम होगी। सोचो जरा क्या होनी चाहिए। ये 1.2 है तो ये रीडिंग जो होगी इंटरमीडिएट साइट A वो ज्यादा होगी या कम होगी। तो अभी आपको डायग्राम देख करके अब आपको ये समझ में आ रहा होगा ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि ये हाइट आपको ज्यादा दिखाई दे रही है, ठीक है। सो मान लेते हैं आपने बोला, आपने समझा अभी कि भाई इसके रेस्पेक्ट में देखो तो ये वाली तो ज्यादा होगी ना, ठीक है। लेकिन अब उसी को ग्राउंड के रेस्पेक्ट में समझो। क्या मैं इसी बात को ऐसा बोल सकता हूं, यहां पे अगर ये 1.2 रीडिंग है तो यहां पे ये रीडिंग जो कि स्टाफ और भी नीचे चली गई तो रीडिंग हमारी बढ़ जा रही है। तो आप ये सोचो कि मैं बोलूं कि यहां पे रीडिंग इस वाले से ज्यादा है क्योंकि ग्राउंड पे फॉल है। तो ग्राउंड का राइज एंड फॉल और रीडिंग को आपस में रिलेट करो कि ग्राउंड पे अगर फॉल है तो रीडिंग हमारी बढ़ जा रही है। देखो जरा, ग्राउंड ए हमने फॉल पे दिखाया, बेंचमार्क के रेस्पेक्ट में ए क्या है, फॉल पे है। तो फॉल पे होने की वजह से ए की रीडिंग हमारी बढ़ जाएगी और मैं रीडिंग की वैल्यू भी लिखता हूं, दिस इज 1.8 मीटर। और इसका सिग्निफिकेंस यही होगा कि वो यहां से यहां तक 1.8 मीटर है। This one is 1.8 meter. So we have staff reading at A as 1.8 meter. A पे जो staff reading है वो कितना है? 1.8 मीटर, क्योंकि फॉल है और फॉल होने की वजह से रीडिंग बढ़ गई। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, A से B पे जाओ और बताओ A के रेस्पेक्ट में B पे जो रीडिंग है वो ज्यादा होगी या कम होगी। सो द रीडिंग एट B इज, आप इसके रेस्पेक्ट में सोचो 1.8 के रेस्पेक्ट में, और मैं पूछूं रीडिंग एट B is going to be more than 1.8 or less than 1.8, तो आपको फिर से फॉल दिखाई दी और फॉल होने के कारण जो उसका इंडेक्स है वो और नीचे आ गया, स्टाफ और नीचे जाएगी तो रीडिंग हमारी और बढ़ जाएगी। तो आप बोलोगे कि अगर ये 1.8 है तो ये वाली वैल्यू 1.8 से ज्यादा है क्योंकि फॉल है। कंक्लूजन ये हुआ कि ग्राउंड पे फॉल आ जाने से रीडिंग बढ़ जाती है।
ठीक है, तो इसका वैल्यू मैं लिखता हूं, दिस इज 2.8 मीटर। इसका मतलब ये वाली हाइट हो जाएगी 2.8 मीटर। और अभी तक आप लोगों ने सोच भी लिया होगा कि सी पे रीडिंग क्या होगी। मतलब रीडिंग तो नहीं सोचा होगा, लेकिन ये तो सोच लिया होगा कि ज्यादा या कम। तो आप बता दो, बी से सी अगर जाएंगे तो बताओ सी पे रीडिंग बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? ठीक है, तो आप बोलोगे सी पे तो राइज है बी के रेस्पेक्ट में, और ऊपर की तरफ है ग्राउंड। ग्राउंड ऊपर हो गई तो ये ओरिजिन जो इसका सेंटर है, जिसका जो इंडेक्स है 0 पॉइंट, वो ऊपर हो गई तो रीडिंग कम हो गई, ये वाली हाइट कम है। ठीक है, सो दिस आई कैन मार्क दिस पर्टिकुलर, दिस इज 1.9 मीटर। ठीक है, ये है 1.9 मीटर जो हमारी फोर साइड रीडिंग है। सो एक कंक्लूजन निकालते हैं पहले यहां पे, इस टेक्निक के थ्रू ना एक कंक्लूजन निकालो कि कभी भी रीडिंग कब बढ़ेगी कब घटेगी। तो मैं पूछता हूं आपसे कि अगर ग्राउंड पे फॉल है तो रीडिंग पे क्या फर्क आएगा? तो आप लोग रीडिंग बढ़ जाएगी। अगर ग्राउंड पे राइज है तब रीडिंग पे क्या फर्क आएगा? ठीक है, तो उसको मैं कंक्लूड करता हूं और यहीं पे लिखता हूं। ठीक है, आप बता दो यहीं पे, दिस आई कैन राइट इफ रीडिंग, यहीं पे देखो, अगर मान लो फॉल है, फॉल ऑन ग्राउंड, इसका मतलब रीडिंग इंक्रीजेस, रीडिंग इंक्रीजेस। और वहीं पे राइज ऑन ग्राउंड, ग्राउंड पे अगर राइज है तो रीडिंग डिक्रीजेस, रीडिंग डिक्रीजेस, कुछ ऐसा हो जाएगा। तो आप यहीं पे देख सकते हो कि फॉल ऑन ग्राउंड एंड राइज ऑन ग्राउंड से क्या रिलेट हो रहा है कि रीडिंग बढ़ रही है और घट रही है। तो ये वाला चीज याद रखिएगा। लेकिन ये जो मैंने आपको बताया ना कि ग्राउंड पे फॉल हो जाने से रीडिंग बढ़ गई और ग्राउंड पे राइज हो जाने से रीडिंग कम हो गई, मैंने आपको ग्राउंड से रीडिंग को रिलेट किया है। ध्यान से, ग्राउंड से रीडिंग बताया है कि ग्राउंड ऐसा तो रीडिंग कैसा, ये पूछा हमने आपसे कि देखो ग्राउंड पे रीडिंग, अगर यहां पे ग्राउंड अगर फॉल आ गई तो रीडिंग बढ़ गई है, राइज आ गई तो रीडिंग घट गई है। अब इसी को उल्टा करके मैं पूछता हूं, आप बताओ अगर मैं आपको बोलूं कि मैं सिर्फ लेवल बुक आपको दिखा दूं तो लेवल बुक में क्या लिखा मिलेगा आपको? बैक साइड, इंटरमीडिएट साइड, फोर साइड, बैक साइड, इंटरमीडिएट, 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 फोर साइड, इस तरीके से कई सारे रीडिंग्स दिखाई देंगे। क्या आप रीडिंग को देख करके ये सोच पाओगे कि ग्राउंड कैसी होनी चाहिए? अब इसी को आप रिवर्स करके सोचो, तो आप बोलोगे फॉल है तो रीडिंग बढ़ जाती है, राइज है तो रीडिंग कम हो जाती है। अब इसी को सोचो कि अगर रीडिंग बढ़ जाए, जैसे मान लो कि एक सीक्वेंस ऑफ रीडिंग है, पहली रीडिंग है 0.5, अगली रीडिंग है 1.5, तो 0.5 से 1.5 हुई है रीडिंग, इसका मतलब जहां पे 1.5 लिया गया है वहां पे ग्राउंड फॉल पे है, फिर है 2.5 और फॉल पे है, फिर है 2.8 और फॉल पे है, फिर है 3.8 और फॉल पे है, फिर है 3.8 के बाद 3 है, तो 3.8 से बढ़ गई ना, 3.8 से क्या हो जाएगी? वैल्यू कम हो, पहले क्या थी 3.8 और अगली रीडिंग है 3, तो आप रीडिंग को बढ़ गई है। रीडिंग अगर बढ़ गई है इसका मतलब, ठीक है, रीडिंग क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी ना। 3.8 के बाद जो अगली रीडिंग है वो 3 है। तो आप देखो मैंने बताया था ना 0.5, 1.5, 2.5, 2.8, 3.8, तो अभी तक रीडिंग बढ़ रही थी, तो ग्राउंड फॉलिंग है, फॉलिंग है, फॉलिंग है, फॉलिंग है, फॉलिंग है, और फिर 3.8 के बाद अगली हो गई है 3, तो ये तो रीडिंग कम हो गई। 3.8 थी पहले और उसके बाद 3 हो गई, कम हो गई, और कम होने का मतलब क्या हुआ? रीडिंग राइज पे आ गई, मतलब ग्राउंड हमारी राइजिंग है। तो आप देखो जो मैंने ग्राउंड बताया ना वो ऐसी ग्राउंड बनेगी, फॉलिंग 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 एंड दिस राइजिंग, फॉलिंग 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 और ये ऐसे राइजिंग। ठीक है, तो आपको ये सीखना है, ये जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं ना, मैंने आपको क्या बताया कि आप फार्मूला भी पढ़ोगे, मैं आपको फार्मूला भी बताऊंगा, मैं फार्मूला का भी टेक्निक समझाऊंगा आपको। लेकिन क्या है ना कि आपको कम समय में आंसर्स करेक्टली देने हैं, उसके लिए टेक्निक एंड ट्रिक सीखना जरूरी है। और ट्रिक समझोगे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स के थ्रू, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत आसानी सॉल्व कर पाओगे आप। ठीक है, इसलिए रीडिंग का मतलब समझिए कहीं पे भी कि स्टाफ रीडिंग कहीं पे भी मान लो कि अगर बढ़ रही हो ना स्टाफ रीडिंग, सो इंक्रीज इन स्टाफ रीडिंग शोज इट हैज अ falling ground and decrease in staff reading shows it has a rising ground. And now if I ask you, like we have a ground
We don't know the slope of ground, we don't know whether it is sloping or यूनिफॉर्म और अनड्यूलेटिंग, हमें ये मालूम नहीं है, लेकिन रीडिंग अगर मिल जाए ना तो पता कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक आपको रीडिंग का सीक्वेंस देता हूं और आप खुद सोचना है कि वो रीडिंग कैसी होनी चाहिए। जैसे कि 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 4। तो ये लगातार बढ़ती हुई रीडिंग आ गई तो एक फॉलिंग ग्राउंड हो गया। इसी को अगर मैं बोलूं कि रीडिंग हमारी कम होते नजर आई तो राइजिंग ग्राउंड हो जाएगी। जैसे कि 2.5, 2.5, उसके बाद 2.2, फिर 2, फिर 1.8, 1.5, 1.2, 1। तो ये रीडिंग क्या हो रही है? कम हो रही है। रीडिंग जब कम हो रही है तो उसके हिसाब से ये क्या हो जाएगी? ठीक है, राइजिंग ग्राउंड हो जाएगी। तो ये वाली बात आपको ध्यान में रखना है। सो जब भी हम लोग इस तरह के कैलकुलेशंस करते हैं ना, ठीक है, तो रीडिंग के बेसिस पे ग्राउंड कैसा है ये जानना जरूरी होता है आपको, ठीक है, क्योंकि डायग्राम बनाओगे आप, और डायग्राम बनाना आप ये समझो कि मैं तो आपको हमेशा सजेस्ट करूंगा कि डायग्राम बना करके क्वेश्चन सॉल्व करो। अगर आप कन्वेंशनल सॉल्व करोगे तो डायग्राम पे मार्क्स होते हैं, अगर आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व करे हो तो डायग्राम के थ्रू करोगे तो मिस्टेक कम हो जाएंगे। और क्या है ना कि ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने में जब डायग्राम सीख लेते हो आप तो एक समय के बाद प्रैक्टिस करते 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 डायग्राम आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इधर ही बन जाएगा डायग्राम और तुरंत सॉल्व भी हो जाएगा। तो वो टेक्निक आपको समझना है, उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। ये उसी के छोटे छोटे पॉइंट्स है जो आप समझ रहे हो। तो मैंने आपको सिर्फ अभी तक राइजिंग फॉलिंग से रीडिंग्स बताया है और रीडिंग से राइडिंग फॉलिंग बताया है, ठीक है। अब मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं और इस एग्जाम्पल से आपको सोचना है कि ग्राउंड कैसी होगी, ठीक है। सो थिंक अबाउट इट। 2-3 केसेस दिखाता हूं, इसी में क्लियर हो जाएगा आपको सारा कॉन्सेप्ट। देखो, ग्राउंड है और राइजिंग फॉलिंग की बात कर रहे हैं हम लोग, तो मैं रीडिंग्स देता हूं, आप बताइएगा। 0.5, 1.2, 1.8, 2.2, 2.2, 3.2 एंड 1.2, बस इतना ही है रीडिंग। तो आप बता दो, एक इंस्ट्रूमेंट से लिया गया कुछ ऐसा है और हमने आपको रीडिंग्स का सीक्वेंस दिया है, ठीक है। तो इस केस में डायग्राम कैसा बनेगा आप सोच सकते हो। अभी डायग्राम, अब मैं डायग्राम सोचू ना तो आप खुद ही बताओ। 0.5 है, उसके बाद 1.2 है, फिर 1.8 है, 1 पॉइंट। अब यहीं पे मैं लिखता हूं, आप बताओ 0.5 के रेस्पेक्ट में अगर 1.2 को देखें तो राइज पे या फॉल पे? रीडिंग बढ़ गई है, फॉल है। फिर भी देखो 1.2 से 1.8 पे जाएंगे, राइज है या फॉल है? बढ़ गई है, फॉल है। फिर यहां पे जाओ, ये क्या है? फॉल है। फिर यहां पे जाओ, ये क्या है? सेम टू सेम लेवल पे है। दोनों की रीडिंग सेम, तो सेम टू सेम लेवल पे। अब बताओ यहां से रीडिंग अब क्या हुई है? बढ़ गई है। तो आप बता दो ये रीडिंग फिर से फॉल पे है और यहां से ये कम हो गई है, अब कैसी है? राइज पे है। अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं ना तो डायग्राम देखो कैसे बनेगा, कितना आसानी से बन जाएगा। ये देखो यहां से स्टार्ट करेंगे, फॉल 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 फॉल, कुछ ऐसा। तो अब मैं यहां से डायग्राम दिखाता हूं, रीडिंग ऐसे ली गई है। अच्छा, इस तरीके से रीडिंग लिखा गया ना, कैसे कभी ऐसा अगर रीडिंग लिखा जाए तो आप बैक साइड फोर साइड भी पहचान सकते हो, जब तक ये नहीं बताया जाना कि इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट हुई है या नहीं हुई है। अगर ऐसा कुछ मेंशन नहीं है तो उस केस में हम लोग पहली रीडिंग को क्या ले लेंगे? ऑफ कोर्स पहली रीडिंग क्या होती है? बैक साइड। आखिरी रीडिंग क्या होती है? फोर साइड। और रिमेनिंग ऑल, ये जो देख रहे हो ये क्या हो जाएगी? इंटरमीडिएट साइड, ठीक है। सो यहां से लेकर के यहां तक अब एक एक करके मैं आपको ग्राउंड दिखाता हूं। तो आप सोचो कि यहां पे हमने सबसे पहले 0.5 लिया, फिर यहां से कुछ ऐसा रीडिंग, और ये जो रीडिंग है ना यहां पे ग्राउंड। चलो आगे दिखाता हूं। पहले यहां पे इंस्ट्रूमेंट बना लिया हमने और ये हमने लाइन ऑफ साइट दिखा दिया आपको, और उस लाइन ऑफ साइट से पहली रीडिंग जो यहाँ पे आई है ये है 0.5। फिर दूसरी रीडिंग यहाँ पे जो आई है दिस इज 1.2। तीसरी रीडिंग यहाँ पे आई है दिस इज 1.8। और अब ग्राउंड ना प्लेन है। कैसे मालूम चला कि प्लेन ग्राउंड है? क्योंकि यहाँ पे दोनों रीडिंग सेम हो गई है। दिस इज 2.2 एंड दिस इज ऑल्सो 2.2, ठीक है। और ये वाली रीडिंग यहाँ पे आप सोच सकते हो कि ये रीडिंग यहाँ पे कुछ ऐसे है, ठीक है। सो दिस इज द स्टेशन वी हैव 1.2, 1.8, 2.2 एंड 2.2, ये दोनों सेम है 2.2, और ये भी हो जाएगी 2.2। फिर यहाँ पे और फॉल, ठीक है,
और उसके बाद नाउ वी हैव दिस रीडिंग एज हाउ मच 3.2, लेकिन उसके बाद ये सीधा आ जाएगी 1.2, ये ग्राउंड ऐसी आ जाएगी। तो आप देखो ये 1.2 ये इस तरीके से ग्राउंड बन के आ रही है। तो आपको टेक्निक क्या सीखना है कि अगर आपको रीडिंग्स मालूम है ना, तो रीडिंग का यूज करते हुए डायग्राम हम लोग कैसे प्रिपेयर करते हैं, डायग्राम का यूज आएगा आपके कैलकुलेशंस में, ठीक है। इसलिए डायग्राम को प्रॉपर्ली समझना है। तो ये हमने आपको समझा दिया डायग्राम। अब मैं आगे बढ़ता हूं, कुछ और भी समझाता हूं अब इसमें, ठीक है। अब आपको समझना है कि शिफ्टिंग का अगर इंफॉर्मेशन दिया जाए तब कैसे करेंगे। तो एक और, जैसा आपने ये सीखा ना, ठीक है, वैसे ही अगर मैं आपको ये बोल दूं कि स्लोपिंग ग्राउंड है डाउनवर्ड, तो नेचर समझ में आ गया ना। स्लोपिंग अगर ग्राउंड है डाउनवर्ड तो आपको यहीं पे नेचर समझ में आ जाएगा और आप पहचान भी सकते हो। तो एक मिनट के लिए होल्ड करते हैं और एक क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाता हूं। एक को ना क्वेश्चन आ रखा था गेट में, तो आपके वर्कबुक में वो क्वेश्चन डलवाया तो था, चेक कर लेता हूं, रुक जाओ एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 8 जो पेज नंबर 70 पे है, 8वां क्वेश्चन पेज नंबर 70 पे, रीड दैट। इसमें ना सिर्फ आपको पहचानना है कि बैक साइड फोर्थ साइड में क्या है, ये रीडिंग क्या है, आपको तीनों में से पहचानना है। रीडिंग कुछ ऐसा दिया हुआ है, समझिएगा और पहचानिएगा आप क्या लिखा है। ड्यूरिंग अ लेवलिंग वर्क अलोंग अ फॉलिंग ग्रेडियंट, फर्स्ट ऑफ ऑल आप समझ लो फॉलिंग ग्रेडियंट है तो ग्राउंड ही कुछ ऐसा है, ये रहा फॉलिंग ग्रेडियंट, द ग्राउंड इज समथिंग लाइक दिस, ये ग्राउंड कुछ ऐसा है फॉलिंग ग्रेडियंट। यूजिंग द 3 मीटर लेवलिंग स्टाफ द फॉलोइंग सक्सेसिव रीडिंग्स वर टेकन, और रीडिंग क्या लिया गया है, तो आप देखो पहले स्टाफ पे रीडिंग ली गई है, दिस इज 1. दिस वन इज 1.785। फिर हमने इंस्ट्रूमेंट से रीडिंग लिया और ये हमने रीडिंग, पहला रीडिंग तो हमेशा बैक साइड होता है, दूसरा रीडिंग उससे बढ़ गई, फॉल है तो ऑफ कोर्स बढ़नी चाहिए, और ये रीडिंग बढ़ के कितनी आ गई 2.935। ये रीडिंग आप देख लो 2 पॉइंट, ये आप तो आपको ये समझ में आना कि पहली रीडिंग क्या है बैक साइड और दूसरी रीडिंग अभी नहीं मालूम, आगे पढ़ेंगे। तो ये आई है 2.935। अब आगे की रीडिंग जो है वो इससे भी बड़ी होनी चाहिए, अगर यहां से ली जाती तो इससे भी बड़ी होनी चाहिए, लेकिन जो दी हुई वैल्यू है पढ़ो कितना है 0.36 है, ये तो बहुत ही कम है। इसका मतलब यहां से रीडिंग जब अब ये लिया ना, उसके बाद ये लिया और उसके बाद अगर मैं रीडिंग लेता तो that reading must be greater than this value, but it is not greater, it is very less. The only meaning is that the instrument is shifted, and after shifting reading will be lesser. रीडिंग का कम होना किसी स्लोप पे यही शो करता है कि वहां से इंस्ट्रूमेंट की शिफ्टिंग हो गई है। सो आप देखो कि जैसे यहां पे बैक साइड रीडिंग है और ये रीडिंग लिया आपने, इसके बाद जो नेक्स्ट रीडिंग होनी चाहिए वो इससे बड़ी होनी चाहिए, लेकिन अगर छोटी वैल्यू दी हुई है ना, इसका एक ही मतलब है और सिर्फ एक मतलब है कि आपने इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट किया, इसलिए रीडिंग कम हुई है। तो शिफ्ट करोगे तो कम हुई, और वो रीडिंग कितनी है 0.36, और अगली रीडिंग कितनी है दिस, नेक्स्ट रीडिंग इज देखो मोर देन दिस दिया हुआ है एंड 1.320। तो सीक्वेंस ऑफ रीडिंग क्या होगा आप खुद सोच लो, पहले हुई बैक साइड, फिर हुई फोर साइड, फिर हुई बैक साइड एंड फिर हुई फोर साइड। तो बैक साइड फोर साइड, बैक साइड फोर साइड, ऑप्शन कौन सा, बैक साइड फोर साइड, बैक साइड फोर साइड, आंसर ए। इस तरीके से हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। तो आप देखो इस टाइप के लॉजिकल क्वेश्चंस का आंसर आप इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ता हूं, मैंने आपको बताया ना कि छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जो आपके बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगा, ठीक है। तो अभी मैंने ये समझाया, एक आखिरी केस दिखाता हूं कि जब चेंज पॉइंट का इंफॉर्मेशन हो, जैसे कि जब लेबलिंग किसी स्लोप पे होती है ना, जैसे यहां पे स्लोप है, तो स्लोप में रीडिंग का एक ऑर्डर फॉलो करता है कि अगर कम हो रही है तो सिर्फ कम ही होगी, बढ़ रही है तो सिर्फ बढ़ेगी ही। मतलब यह हुआ कि अगर राइजिंग ग्रेडियंट हुई तो रीडिंग हमारी हमेशा ही कम होती जाएगी, और फॉलिंग ग्रेडियंट हुई तो हमेशा ही बढ़ते जाएगी, और अगर कहीं पे फॉलो नहीं करता है इसका मतलब है कि वहां पे इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन चेंज हो गई है। जैसे यहां पे देखो, यहां से बढ़नी चाहिए थी, फॉलो की, आगे भी बढ़नी चाहिए थी, फॉलो नहीं की, कम वो दिखा रही है, इसका मतलब इंस्ट्रूमेंट का लोकेशन चेंज हो गया है। तो चेंज पॉइंट देने का तरीका होता है ऐसा, लेकिन ये तरीका सिर्फ एंड सिर्फ स्लोपिंग ग्राउंड में ही यूज किया जा सकता है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, मान लो स्लोपिंग ग्राउंड है, स्लोपिंग अपवर्ड है, तो उस केस में रीडिंग की वैल्यू ना हमेशा कम हो जाएगी, कम 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 कम, और कहीं पे ज्यादा आ गई,
अब पहले से ही बोल रखा है क्वेश्चन में कि स्लोपिंग अपवर्ड है, तो रीडिंग तो हमेशा कम होती चली जानी चाहिए ना। अगर कहीं पे बढ़ जाती है तो समझ लेना चेंज पॉइंट है। सिमिलरली स्लोपिंग डाउनवर्ड में ऑर्डर क्या होना चाहिए, रीडिंग हमेशा बढ़ती हुई होनी चाहिए, और कहीं पे कम हो गई इसका मतलब चेंज पॉइंट है। लेकिन ये जो मैं बता रहा हूं ना कि होना चाहिए था कम, मिल गई ज्यादा, या फिर ज्यादा होनी चाहिए थी, मिल गई कम, ये टेक्निक सिर्फ एंड सिर्फ स्लोपिंग ग्राउंड के साथ वैलिड है। तो क्वेश्चन में लिखा होना चाहिए कि स्लोपिंग है, जैसे कि इस वाले क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ था कि स्लोपिंग डाउनवर्ड ग्रेडियंट है। तो उस केस में ऑर्डर अगर कहीं पे एक स्टेशन पे चेंज होता है तो समझ लेना है कि वहां पे चेंज पॉइंट है। अब मैं आपको अगला केस और आखिरी केस ये दिखा रहा हूं कि हो सकता है कि ये स्लोपिंग ग्राउंड ना हो, अनड्यूलेटिंग टेरेन हो, और अगर अनड्यूलेटिंग टेरेन हुआ तो उसमें पता नहीं कर पाओगे आप कि इंस्ट्रूमेंट कहां पे चेंज हुई है। तो ऐसा सिचुएशन में क्वेश्चन को ये बताना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में ऐसा कोई सिस्टम, ऐसा कोई सिचुएशन देता है ना, तो उनको बताना पड़ता है कि इंस्ट्रूमेंट यहां पे चेंज हुई है। नाउ आई एम गोइंग टू शो यू एन एग्जांपल ऑफ undulating terrain. See, undulating terrain का एग्जांपल रीडिंग्स के थ्रू दिखा रहा हूं। सो सबसे पहले रीडिंग लिया मैंने 0.8, फिर है 1.8, फिर है 1.3, फिर है 1.5, फिर है 1.9, फिर है 1.8, फिर है 0.5, फिर है 0.7, फिर है 1.5, 2.5, 3.2 एंड 2.0। अब यहां पे ना रीडिंग्स का मैं नंबरिंग दे देता हूं। दिस इज रीडिंग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। ये एक्सट्रीम केस है जो मैं बता रहा हूं, इसलिए इसको प्रॉपर्ली ध्यान दीजिएगा। जब मैं क्वेश्चन पूरा कर दूं तो वीडियो को पॉज करके पहले सिचुएशन समझना, ठीक है। मैंने बोला ना कि कॉन्सेप्ट छोटे छोटे हैं, लेकिन ये सब क्लियर करना जरूरी है। ये सब क्लियर नहीं करोगे ना तो फिर आप वहीं रह जाओगे फार्मूला के बीच में फंसे हुए, ठीक है। ईएस और गेट का जो एग्जाम होता है वो फार्मूला से नहीं होगा सॉल्व, ठीक है। आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, और वो दिमाग कहाँ पे कैसे लगाते हैं वही समझा रहा हूं मैं आपको, ठीक है। थोड़ा ध्यान से, यहाँ पे मैंने रीडिंग्स का ऑर्डर दिया है। इस रीडिंग्स का ना नंबरिंग मेंशन मैंने किया है आपको हेल्प करने के लिए, आपका प्रॉब्लम आसान करने के लिए। जब क्वेश्चन में कभी ऐसा लिखा होगा ना तो नंबरिंग नहीं दिया रहेगा, नंबरिंग आप खुद कर लेना इस तरीके से, ठीक है। समझना, यहां पे लिखता हूं 2 प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। सबसे पहला प्रॉब्लम, इन अ फ्लाई लेवलिंग instrument is shifted after 5th and 9th reading. Then identify backside, intermediate site and foresight and prepare the diagram, ठीक है। ये फ्लाई लेवलिंग में नाम सुनकर कंफ्यूज मत होना, आगे दिखाऊंगा मैं, लेकिन फ्लाई लेवलिंग का मतलब इतना ही समझो, वैसा सर्वे जिसमें इंस्ट्रूमेंट की शिफ्टिंग होकर के सर्वे हुई है, मतलब ऐसा सर्वे जिसमें इंस्ट्रूमेंट की शिफ्टिंग हुई है। अब यहाँ पे देखो आप, इस क्वेश्चन के अंदर कोई भी स्लोपिंग टेरेन नहीं है, पहले तो आप ये जान लो। तो यहाँ पे ऑर्डर से आइडेंटिफाई आप नहीं कर सकते हो कि कहाँ पे इंस्ट्रूमेंट की लोकेशन चेंज हुई है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने स्लोप वाली बात आपको बताई थी कि अगर कोई स्लोप है डाउनवर्ड तो रीडिंग बढ़ते हुई होनी चाहिए, और अगर कहीं पे घट गई इसका मतलब इंस्ट्रूमेंट लोकेशन चेंज हुआ है। अगर कोई राइजिंग ग्रेडियंट है तो रीडिंग घटते हुई होनी चाहिए, कहीं पे अगर बढ़ गई इसका मतलब इंस्ट्रूमेंट का लोकेशन चेंज हुआ है। तो ये जरिया होता है, ये तरीका होता है पता करने का, ये बात आप याद रखिएगा। किसमें? स्लोपिंग में। अब यहां पे तीसरा केस देख रहा हूं, अनड्यूलेटिंग टेरेन है, कोई स्लोप वोप नहीं है। तो अनड्यूलेटिंग टेरेन में कभी भी ऑर्डर से मत पहचानना, ठीक है, कि ये यहां पे इंस्ट्रूमेंट चेंज हुई या नहीं हो, ऑर्डर से कभी भी नहीं। कैसे?
दिया रहेगा, जैसे यहां पे लिखा हुआ है क्वेश्चन में, देखो कि इंस्ट्रूमेंट, यहां देखो इन अ फ्लाई लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट इज शिफ्टेड आफ्टर 5th and 9th रीडिंग, आइडेंटिफाई द रीडिंग एज बैक साइड, फोर्थ साइड, इंटरमीडिएट साइड। आपको पहचानना है कि इंटरमीडिएट साइड है, बैक साइड है या फोर्थ साइड है, और आपको डायग्राम भी प्रिपेयर करना है। तो ये आखिरी कंक्लूजन है, जो भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट आज की क्लास में आपको पढ़ाया है, ये उसका आखिरी कंक्लूजन है। इसको सीखने के बाद आप प्रॉब्लम पे जा पाओगे और उसके बाद टेक्निक को समझ पाओगे आप, ठीक है। तो अब इस वीडियो को पॉज करके आप क्या करो, दिमाग लगाओ और पहचानो कि बैक साइड कौन है, इंटरमीडिएट कौन है, फोर्थ साइड कौन है, और फिर उसके बाद डायग्राम भी प्रिपेयर कीजिए, ठीक है। मैं हट जाता हूं, आप वीडियो को पॉज कर लो और पहले प्रिपेयर करो, डायग्राम प्रिपेयर करो और पहचानो। चलो अब मैं स्टार्ट करता हूं, ठीक है। आई होप कि आप सबने बना लिया होगा इसको। अब यहां से मैं स्टार्ट करता हूं, तो मैं सबसे पहले चेक करूंगा कि कहां कहां शिफ्टिंग हुई है। इसका इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि आफ्टर 5th रीडिंग एंड आफ्टर 9th रीडिंग। तो मैं इस रीडिंग में ही आपको बाउंड्री दिखाता हूं। रीडिंग नंबर 1 2 3 4 5, यहां पे एक बाउंड्री दिखा दिया। आफ्टर 5th मतलब 5वां रीडिंग लेने के बाद इंस्ट्रूमेंट की शिफ्टिंग हो गई, तो 5वां रीडिंग तो पहले वाले इंस्ट्रूमेंट से हुआ ना। क्या लिखा था, आफ्टर 5th इंस्ट्रूमेंट चेंज्ड। सो 5वां रीडिंग जो लिया गया वो तो पहले से लिया गया है, तो 5वां तो हमारा फोरसाइट है, ठीक है। अब इंस्ट्रूमेंट चेंज करने के बाद पहली रीडिंग 6th हो जाएगी, तो ये बैक साइड है, ठीक है। फिर आगे जाओ, 7 8 9th रीडिंग के बाद एक और बाउंड्री बनाया हमने, ठीक है। तो आपके सामने अब देखो शुरुआत से लेकर के आखिरी तक सिचुएशन ऐसा है। ये जो देख रहे हो ये है इंस्ट्रूमेंट 1 से ली गई रीडिंग, I1, दिस इज I1। फिर ये जो देख रहे हो ये है इंस्ट्रूमेंट 2 से ली गई रीडिंग, और ये जो देख रहे हो ये है इंस्ट्रूमेंट 3 से ली गई रीडिंग। अब इसमें पहचान लेते हैं कि रीडिंग्स कैसा है, तो मैं आपको ये दिखाता हूं। दिस वन इज व्हाट, बैक साइड, दिस वन इज व्हाट, इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट, और ये हमारी फोर्थ साइड। तभी तो इंस्ट्रूमेंट से आखिरी रीडिंग है और इसके बाद इंस्ट्रूमेंट की लोकेशन चेंज हुई। तो ये हमारी I1 जो आई, अब इस I1 के बाद दूसरी जो I2 जाएगी, ठीक है, इस पे ध्यान दो। I1 के बाद जो I2 जाएगी, अब यहां पे ये आ जाएगी बैक साइड रीडिंग, फिर ये आ जाएगी इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट, और इसकी आखिरी रीडिंग ये फोर्थ साइड 9th, और 9th के बाद इंस्ट्रूमेंट चेंज हुई है तो ये हो जाएगी बैक साइड इंटरमीडिएट साइड फोर्थ साइड। दिस इज हाउ यू आइडेंटिफाई द इंटरमीडिएट फोर्थ साइड एंड बैक साइड। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। लेकिन अब इसका मेन कंक्लूजन है कि डायग्राम कैसे बनेगा। तो डायग्राम समझना, यहाँ पे जितनी भी बारीक चीजें हैं वो सब इसके साथ डिस्कस हो जाएगी। तो आप बता दो, अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो डायग्राम में सबसे पहले बैक से रीडिंग है, तो मैं देखो डायग्राम बनाता हूं। ये है अगला ग्राउंड कैसा है, 1.8 मतलब फॉल, 1.3 राइज, फिर 1.5 फॉल, फिर 1.9 फॉल, ठीक है। तो एक एक करके ड्रॉ करते हैं। ये हमने इंस्ट्रूमेंट दिखाया, दिस इज इंस्ट्रूमेंट पोजीशन I1। ग्राउंड कैसा है तो वो देख लो, ये है, यहाँ पे सबसे पहले 0.8 लिया गया है एंड फिर 1.8 लिया गया है, कुछ ऐसा। एंड आई विल शो दिस पर्टिकुलर इज समथिंग लाइक दिस। सो आई विल मार्क, देखो यहाँ पे दिस इज 0.8 रीडिंग टेकन एज द बैक साइड। देन with respect to back side the next intermediate side is more than 1.8, तो ये आ जाएगी 1.8, थोड़ा सा नीचे दिखाया ग्राउंड को हमने फॉल। और उसके बाद क्या है, फॉल नहीं है क्योंकि अगली रीडिंग 1.3 है, तो ये यहां से राइज हो गई है, कुछ ऐसा। एंड दिस रीडिंग इज 1.3। लेकिन अब बताओ इसके बाद जो अगली रीडिंग आएगी वो सोचो, तो ये यहां से फॉल पे है और ये कुछ ऐसी है 1.5, देखो यहाँ पे 1.3 के रिस्पेक्ट में फॉल पे, और इसके रिस्पेक्ट में ये भी फॉल पे 1.9। सो दिस यू कैन सी कि इसके रेस्पेक्ट में जैसे ये 0.8 है, 1.8 है, 1.3 है, ये हो जाएगी 1.5 और ये हो जाएगी 1.9। आप देखो ग्राउंड मैच कर रहा होगा। सो दिस यू कैन सी ग्राउंड इज समथिंग लाइक दिस। नॉर्मल लेवल से स्टार्ट हुआ, फिर एक फॉल है, फिर थोड़ी सी राइज है एंड फिर फॉलिंग ही फॉलिंग है आगे यहां तक। तो पहले इंस्ट्रूमेंट की कहानी यहां पे खत्म हो गई, दिस यू कैन सी।
इंस्ट्रूमेंट सेट करने के बाद बैक साइड, इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट एंड फोर साइड इस तरीके से है। तो देखो पहले आपने क्या किया, रीडिंग को यूज करते हुए आपने राइज एंड फॉल समझा था। स्टार्टिंग मैंने कैसे किया था, राइज एंड फॉल से रीडिंग समझाया था, फिर रीडिंग से राइज एंड फॉल समझाया, फिर उसको इनकॉर्पोरेट करते हुए उसके बैक साइड, इंटरमीडिएट साइड, फोर्थ साइड को मर्ज किया उसमें, एंड फिर मैं आपको शिफ्टिंग का कॉन्सेप्ट साथ में सिखा रहा हूं। अब यहां पे देखो जब रीडिंग 0.8, 1.8, 1.3, 1.5 एंड 1.9 हो चुकी है, मैं मार्किंग कर लेता हूं, ये हमारी हो जाएगी ऑफ कोर्स बेंचमार्क। ये स्टेशन ए, ये स्टेशन बी, ये स्टेशन सी, ये स्टेशन डी। और अब इंस्ट्रूमेंट चेंज हो गई तो मैं सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट ही दिखाता हूं आपको कि इंस्ट्रूमेंट यहां से चेंज हुई है। सो लेट्स मेक द इंस्ट्रूमेंट हियर। लेकिन इंस्ट्रूमेंट से अगली रीडिंग इसी डी स्टेशन पे हो रही है जो कि हमारी चेंज पॉइंट है। दिस वन इज चेंज पॉइंट, जहां पे फोरसाइट लिया है 1.9 और अगली रीडिंग आ जाएगी 1.8। तो आप बता दो जिस स्टाफ पे आपने 1.9 लिया इसी स्टाफ पे 1.8 भी होगी। आपने ही तो पढ़ा था कि चेंज पॉइंट पे पहले फोरसाइट होती है फिर बैकसाइट होती है, लेकिन जो फोरसाइट है वो 1.9 है और जो अगली बैकसाइट यहां पे ली जाएगी वो 1.8 है, इसलिए मैंने इंस्ट्रूमेंट को नीचे दिखाया 1.9 के नीचे। सो ये कुछ ऐसे आ जाएगी दिस वन। अब आप सोचो ये हो जाएगी 1.8, लॉजिकली 1.9 के नीचे ही होगी ना 1.8, ठीक है। सो ये डी स्टेशन के बाद अब यहां से आप देखो अगली स्टेशन 0.5 है। सो मैं यहां पे इसको राइज दिखाया एंड दिस वन इज 0.5। नेक्स्ट है 0.7, ये देखो फॉल, दिस वन इज 0.7 एंड देन नेक्स्ट वन इज फॉल और ये कितनी हो रही है 2.5। सो दिस रीडिंग इज 1.5 आ रही है, दिस इज 1.5। तो ये ऐसा ग्राउंड आ रहा है आप देखो, एंड हियर वी हैव दिस पोजीशन इंस्ट्रूमेंट 2। आप देख लो इंस्ट्रूमेंट 2। सो ये डायग्राम बनाना सीखिए आप, मैंने आपको बोला ना डायग्राम बनाना सीखो आप प्रॉपर्ली, डायग्राम आपको बहुत हेल्प करने वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से बेंचमार्क बैक साइड रीडिंग, फिर यहां से हमने शुरू किया डी पॉइंट पे चेंज पॉइंट, फोर्थ साइड रीडिंग 1.9 थी जो ज्यादा थी और अगली बैक साइड कम है इसलिए मैंने इसको नीचे दिखाया है, और उसके हिसाब से ये देखो ग्राउंड ऐसा है 0.5 इसके रेस्पेक्ट में राइज पे और इसके रेस्पेक्ट में फॉल अगला 0.7 और फॉल 1.5। लेकिन अब सोचो अगली रीडिंग चूंकि ये फोर साइड है तो फिर से इंस्ट्रूमेंट चेंज हुआ, तो ये जो हमारी स्टेशन है ना, नाम दे देता हूं मैं, डी के बाद ये हो जाएगी ई, ये हो जाएगी एफ और ये हो जाएगी जी। कैन आई राइट दिस जी इज ऑल्सो चेंज पॉइंट, दिस वन इज ऑल्सो चेंज पॉइंट। तो जी स्टेशन हमारी चेंज पॉइंट है, 1.5 इसकी रीडिंग है। लेकिन अब बताओ अब जो आगे रीडिंग आएगी ना अगली बैक साइड, जरा एक बार वैल्यू देखो कितना है, 2.5 है बैक साइड रीडिंग। आप खुद सोचो इसी जी स्टेशन पे फोर साइड है 1.5 और इसी जी स्टेशन पे बैक साइड है 2.5। तो मैं 2.5 1.5 दिखाने के बाद इसी स्टाफ पे 2.5 दिखाऊंगा तो क्या इसके नीचे तो 1.5 से कम होगी ना, इसके ऊपर 2.5। तो इंस्ट्रूमेंट का डायग्राम जब बनाऊंगा तो मैं इसको पहले से ही ये कुछ ऐसा दिखा रहा हूं ऊपर की तरफ, ठीक है। सो नाउ वी हैव द नेक्स्ट line of sight, it is above the previous level। तो previous level से अगली लेवल ऊपर चली गई है, this one is 2.5, ठीक है। और उसके बाद now we have 3.2। तो ग्राउंड कैसा है 3.2 फॉल हो जाएगी यहां से, so this one is 3.2 और उसके बाद ये 2.0। तो आप देखो यहां पे राइज हो गई 2.0। ये इस तरीके से डायग्राम बनती है, दिस यू कैन सी, ठीक है। सो अब आप मैच करोगे ना पूरा अनड्यूलेटिंग टेरेन, ग्राउंड में अनड्यूलेशन है। देखो मैंने पहले ही बोला था कि आई एम गोइंग टू गिव यू द केस ऑफ अनड्यूलेशन। तो आपने इस अनड्यूलेशन से ये सीखा कि मैं बैक साइड, इंटरमीडिएट साइड, फोर्थ साइड को पहचानूंगा कैसे, पहला पार्ट। दूसरा ये सीखा कि कभी भी अगर चेंज पॉइंट आए तो डायग्राम में किस तरीके से चेंजेस करने पड़ते हैं आप देख लो। तो अगला जो बैक साइड होगा फोर्थ साइड से कम है तो अगली इंस्ट्रूमेंट का लेवल नीचे है। और दूसरा एग्जांपल भी आप देख लो कि अगर मान लो कि बैक साइड रीडिंग से ज्यादा आ गई, फोर्थ साइड रीडिंग से ज्यादा आ गई अगर बैक साइड रीडिंग नेक्स्ट वाली, तो वो लेवल ऊपर हो जाएगी। तो इसी तरीके से, और इसीलिए ये भी कहा जाता है कि जो हमारी चेंज पॉइंट होती है दैट इज द लोकेशन एट विच द लेवल ऑफ इंस्ट्रूमेंट विल चेंज, इसकी लेवल बदल जाती है। तो आप देखो यहाँ पे डी पे लेवल यहाँ पे ऊपर है, अगले पे लेवल नीचे है, तो ये इस तरीके से बदलती है।
आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, मैंने आपको बोला है कि काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि आप जब सॉल्व करोगे ना क्वेश्चन तो तुरंत ही सॉल्व कर सकते हो अगर आपके सामने डायग्राम रेडी है तो आपको समझाने के लिए मैंने डायग्राम बनाया है। आप प्रैक्टिस करोगे ना तो ये डायग्राम आप सॉल्व करना डायग्राम से ही कोई भी क्वेश्चन को। डायग्राम बनाते 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 एक सिचुएशन ऐसा आएगा कि आप डायग्राम सोचने लग जाओगे कि अच्छा सिचुएशन ऐसा है, और बिना डायग्राम बनाए हुए भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे। तो वो लेवल आपको रीच करना है, उसके लिए बहुत प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि जैसे ये डायग्राम आपने अभी सोचा ना, ठीक है, अब ये हमने आपको करके भी दिखाया। बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तरह के मिस्टेक्स भी किए होंगे, अपने आप को रेक्टिफाई कर लो और एक काम करना कि इस क्वेश्चन को, ठीक है, दोबारा एक बार प्लॉट करना। ठीक है, इसी चीज को आप एक काम करो कि डायग्राम अभी तो आपने देख लिया बोर्ड पे क्या है, आपके सामने ऑलरेडी आपके पास में वीडियो में पड़ा है अब तो ये, क्योंकि आप देख चुके हो कैसे बन रही है ये। लेकिन मैं तब भी चाहता हूं कि आप फिर से खुद से ट्राई करो। देख चुके हो, समझ चुके हो, अब एक काम करो, डेटा आपके पास में है सारा, इस डेटा को यूज करके दोबारा एक बार डायग्राम, अगर आपसे नहीं बना था पहली बार में, या फिर पहली बार में अगर आपने करेक्टली नहीं बनाया था तो दोबारा फिर से डायग्राम बनाने का ट्राई करो। ठीक है, इसी के साथ हम लोग कंटिन्यू करेंगे आगे। ठीक है, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द टुडेज क्लास। आज के लिए बस इतना ही। विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास, और अगली क्लास में हम लोग इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और हम लोग देखेंगे दो तरह के मेथड्स होते हैं। लेवलिंग में आरएल निकालनी पड़ती है आपको, बेंचमार्क की आरएल मालूम है तो उसको यूज करके अलग अलग पॉइंट्स का आरएल निकालते हो आप। आरएल निकालने के दो मेथड्स भी हैं हमारे पास, एक होती है एचआई जिसको बोलते हैं हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, और एक और भी होती है जिसको बोलते हैं राइज एंड फॉल मेथड। दोनों मेथड्स पढ़ेंगे, दोनों पे प्रैक्टिस भी करेंगे, बट इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।